ये बंदा जैंग चैंग फर्स्ट प्रोफेशनल एकेडमी में टीचर स्टूडेंट्स को अनाउंस करता है कि उन्होंने एकेडमी के सारे थ्योरेटिकल स्टडीज कंप्लीट कर लिए हैं। आज का दिन उनके लिए स्पेशल है क्योंकि आज वो अपने टैलेंट्स अवेकन करेंगे और साथ ही पहली बार डंजन में भी एंटर करेंगे। टीचर स्टूडेंट्स को उनके आईडीज के बेसिस पर बुलाता है ताकि वो टैलेंट अवेकनिंग के लिए रेडी हो सकें। इतने सालों तक इस दुनिया में हेल्पलेस रहने के बाद हमारा हीरो लिनिया इस मोमेंट का इंतजार कर रहा है कि उसका टैलेंट अवेकन हो। सोर्ड्समैन और मेजर्स सबसे पॉपुलर प्रोफेशंस हैं, फिर वॉरियर्स और बाकी प्रोफेशंस क्लोजली उनके पीछे हैं। लेकिन प्रीस्ट्स की बात करें तो उनका हीलिंग पोटेंशियल कम, मोबिलिटी वीक और अटैक ऑलमोस्ट जीरो होने की वजह से वो प्रोफेशनल हायरार्की के बॉटम में है। पावरफुल इक्विपमेंट और हाई क्वालिटी टैलेंट्स के साथ बाकी प्रोफेशंस इजीली सोलो इंस्टेंसेस कर सकते हैं, लेकिन प्रीस्ट्स सिर्फ टीम के पीछे छुपकर एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं और हील करते हैं। इसीलिए प्रोफेशन को लोग जोक समझते हैं। सुमू हमारे हीरो से पूछती है कि क्या उसने कोई प्रोफेशन डिसाइड किया है, लेकिन हमारा हीरो कहता है कि इस बारे में सोचना यूजलेस है क्योंकि टैलेंट अवेकनिंग के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा प्रोफेशन उसके लिए सूटेबल है। टैलेंट अवेकनिंग शुरू होते ही सारे स्टूडेंट्स मूमू की ब्यूटी देखकर रो पड़ते हैं और गुस्सा करते हैं जब हमारा हीरो उसके सर पर हाथ रखता है। स्टूडेंट्स इरिटेट हो जाते हैं उस पर क्योंकि वो खुद को सुपीरियर समझता है और सब जानना चाहते हैं कि उसका टैलेंट क्या अवेकन होगा। फिर वॉम्बू की अवेकनिंग टेस्ट शुरू होती है और वो रेयर लेवल टैलेंट अवेकन करता है जो कि काफी पावरफुल है। स्टूडेंट्स अराउंड हिम इस रेयर लेवल टैलेंट को देखकर अमेज हो जाते हैं, लेकिन वोंगू एक्चुअली हमारे हीरो को देखकर एक्साइटेड है क्योंकि वो मूमू का फेवर जीतना चाहता है। मूमू सोचती है कि उसका फ्रेंड हमेशा दूसरों के ओपिनियंस इग्नोर क्यों करता है और वो आंसर देता है कि वो सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट बनने पर फोकस्ड है। अब हमारे प्रोटैगनिस्ट का नंबर आता है टैलेंट अवेकनिंग के लिए। वो स्टेज पर चढ़कर अपनी सोल का सडन ट्रांसपोर्ट एक अलग रेल्म में फील करता है। जैसे ही ब्लू और रेड ड्रैगन्स लाइट से एमर्ज होते हैं और उसकी बॉडी में अब्सॉर्ब होते हैं, वो सरप्राइज हो जाता है कि उसने मिथिकल लेवल टैलेंट अनलॉक किया है जिसका नाम है रिवर्सल ऑफ हेवन एंड अर्थ। मिथिकल लेवल टैलेंट्स कभी पहले अपीयर नहीं हुए थे, इसलिए हमारा हीरो डिसाइड करता है कि इस टैलेंट को हाइड करे। सिस्टम शो करता है कि रिवर्सल ऑफ हेवन एंड अर्थ टैलेंट सारे स्किल्स को रिवर्स और स्ट्रेंथन करता है। अपग्रेड करने पर स्किल का नेचर भी चेंज हो सकता है और करंट स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट ब्लू कंजम्पशन को 10% रिड्यूस करता है। करंट ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग गेन्स डीबफ्स बन जाते हैं और डीबफ्स गेन्स। पर्सनल लेवल 10 रीच करने के बाद ही अपग्रेड पॉसिबल है। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि इसका मिथिकल लेवल टैलेंट सारे इफेक्ट्स को रिवर्स कर सकता है और फ्रीली एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकता है। इसका मतलब है कि एनिमीज कभी उसे किल नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो सिर्फ बेसिक अटैक्स, नॉन स्किल अटैक्स या प्रीस्ट हील करे तो डैमेज पॉसिबल है। अब वो समझ जाता है कि टैलेंट्स हाइड करने का रीजन क्या है। जैसे ही अनाउंसर रिवील करता है कि हीरो ने अपना टैलेंट हाइड किया, सब स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हीरो ने कोई यूजलेस टैलेंट अवेकन किया और मूमू ने उसको ओवर एस्टिमेट किया। मूमू अपना टैलेंट अवेकन करने जाती है और हमारा हीरो गॉडेस की स्टैचू के पास जाकर अपनी करियर प्रोफेशन चूज करता है। प्रोफेशन चूज करते वक्त हीरो सोचता है कि उसका नियरली इनविंसिबल टैलेंट एक डिवाइन लेवल स्किल है और इसके मैक्सिमम पावर को यूटिलाइज करने के लिए और इसके वीकनेसेस को कवर करने के लिए वो प्रीस्ट प्रोफेशन चूज करता है। हीरो अपनी प्रोफेशन कंफर्म करता है और ट्रांसफॉर्म होता है प्रीस्ट में। अब हीरो अपना रिवर्सल स्किल यूज करता है और हीलिंग स्पेल एक लाइफ गिविंग फोर्स बन जाता है। ओपोनेंट के हेल्थ को 50 पॉइंट्स रिड्यूस करता है। हीरो रियलाइज करता है कि स्किल का डिस्क्रिप्शन लाइफ रिड्यूस कर रहा है, इसका मतलब डिफेंस आर्मर इसे रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। फाइटिंग स्ट्रैटेजी क्लियर हो जाती है, लेकिन वो ये भी जानता है कि टीममेट्स के हीलिंग या बफ स्किल्स को ध्यान से हैंडल करना होगा क्योंकि रिवर्सल स्टेट में बफ्स भी उसके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। सब लोग लिन को प्रीस्ट चूज करने पर लाफ करते हैं और सोचते हैं कि वो टीम के पीछे छुपना चाहता है। इस बीच मूमू लेजेंडरी लेवल टैलेंट अवेकन करती है टीयर्स ऑफ बायोजेनेसिस, जो उसे अलाउ करता है कि वो अदर वर्ल्डली सोल्स को समन करके फाइट करवा सके। सब लोग इंस्टेंटली मूमू के कैपेबिलिटीज देखकर ऑ में आ जाते हैं और सोचते हैं कि वो कौन सा प्रोफेशन चूज करेगी। फिर भी वो लोग लिन को लाफ करते हैं कि उसका टैलेंट उनकी गॉडेस के अगेंस्ट मीडियोकर है। मूमू मेज प्रोफेशन चूज करती है और सब लोग समझते हैं कि ये स्मार्ट चॉइस है क्योंकि वो प्रोफेशनल अलायंस का मेंबर भी बन सकती है। टीचर का फोकस ज्यादा हीरो पर है क्योंकि उसने वॉलंटरीली प्रीस्ट प्रोफेशन चूज किया और वो इंटरेस्टेड हैं कि कैसे कोई स्टूडेंट फोर्स के बिना प्रीस्ट चूज करता है। मोमो हीरो के पास जाकर अपनी प्रोफेशन इन्फॉर्म करती है और डंजन में साथ जाने को पूछती है। लिन डिनाई करता है और कहता है कि उसके पास और प्लान्स हैं।
सिस्टम अलर्ट देता है कि नोविस ट्रायल डंजन ओपन हो गया है और एडवाइस करता है कि सब स्टूडेंट्स टीम अप करें। तभी वोंगू शुआई हीरो के पास आता है और हेल्प मांगता है मूमू को कन्विंस करने के लिए ताकि वो टीम ज्वाइन करे, और रिवॉर्ड के लिए ऑफर करता है कि वो हीरो को अपनी टीम में ले ले, लेकिन हीरो रिफ्यूज कर देता है। प्रिंसिपल एंटर करते हैं और कॉशन देते हैं कि मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए टीम वर्क जरूरी है। वो हीरो से कहते हैं कि ग्रजेस साइड में रखें, लेकिन लिन अश्योर करता है कि उसके कोई ग्रजेस नहीं है। उसका टारगेट सिर्फ सोलो डंजन करना है, हाई एक्सपीरियंस के लिए। प्रिंसिपल नहीं सोचते कि प्रीस्ट सोलो डंजन कर सकता है और कहता है कि अपनी लाइफ के साथ प्ले मत करो। लिन अश्योर करता है कि वो सोलो कर लेगा। हीरो चाहता है कि सोलो डंजन कर सके ताकि क्विकली लेवल अप हो और अपना मिथिकल लेवल टैलेंट रिवील ना हो दूसरों के सामने। प्रिंसिपल वंडर करते हैं कि इतनी कॉन्फिडेंस स्टूडेंट में कैसे है। सिस्टम कॉशन करता है हीरो को ट्रायल डंजन अलोन एंटर करने के लिए, लेकिन वो एंटर करता है। हीरो डंजन में एंटर करता है। फॉरेस्ट ऑफ वुल्व्स एक चैलेंजिंग डंजन है न्यू स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अगर टीम प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करे तो कैजुअलिटीज अवॉइड हो सकती हैं, और बी लेवल रेटिंग ऑलरेडी बेस्ट रिजल्ट है। डंजन के बीच में एक हीलिंग स्प्रिंग भी है जो हेल्थ रिस्टोर करता है। ऑल्दो ये नोवाइस ट्रायल्स की सेफ्टी इंश्योर करता है, डंजन प्रीस्ट की स्टेटस को भी लोअर करता है, लेकिन अगर कोई ज्यादा रेकलेस हो जाए और वुल्व्स को एक साथ लीड करे इंस्टेड ऑफ उन्हें रास्ते में क्लियर करने के या फॉरेस्ट के अंदर फॉरबिडन एरिया तक वेंचर करे तो वो डंजन में मर जाएगा। एज अ मिथिकल लेवल टैलेंट अवेकनर हमारा हीरो मीडियोकर रेटिंग से सेटिस्फाइड नहीं है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि लेजेंडरी फॉरबिडन लैंड में एंटर करेगा। वुल्व्स के फॉरेस्ट के डीप अंदर लिन खड़ा होता है वाइल्ड वुल्व्स के सामने। वुल्फ का बाइट स्किल ट्रिगर होता है जो ब्लीडिंग स्किल लगाता है और 3 सेकंड्स के लिए कंटिन्यूअस डैमेज देता है। हमारा हीरो अपना रिवर्स्ड हीलिंग स्किल यूज करता है, वुल्फ को 50 डैमेज पॉइंट्स देता है और इंस्टेंटली किल कर देता है। जैसे ही वुल्व्स उस पर जंप करते हैं और बाइट करते हैं, उनका बाइट स्किल रिवर्स हो जाता है और लिन के हेल्थ में 20 पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं। साथ ही पैसिव ब्लीडिंग स्किल के थ्रू कंटिन्यूअस 2 पॉइंट हेल्थ गेन भी होता है। फिर हमारा प्रोटैगनिस्ट यूनिवर्स को फिर से रिवर्स करता है और अपना इम्प्रिजनमेंट स्किल यूज करके वुल्व्स को रिस्ट्रेन करता है। इम्प्रिजनमेंट स्किल वुल्व्स का माना क्लियर कर देता है और उनके लिए यूजलेस बना देता है। वुल्व्स अटैक कंटिन्यू करते हैं। हीरो फिर से रिवर्स हीलिंग स्पेल यूज करता है, उन्हें इंस्टेंटली किल कर देता है। देखकर कि हर स्मॉल मॉन्स्टर 10 एक्सपीरियंस पॉइंट्स देता है, हीरो बिलीव करता है कि वो सारे मॉन्स्टर्स क्लियर करके लेवल 4 तक जा सकता है। उसका गोल है हिडन फाइनल बॉस, और इवन अगर सिर्फ एक लेवल डिफरेंस भी हो, लिन कॉन्फिडेंट फील करता है कि वो कर सकता है। हीलिंग स्पेल कूल डाउन से रेडी होता है और हीरो फिर से उसे यूज करता है। वो वुल्व्स को डिफीट करते हुए कॉम्बैट स्टैंड बाय स्टेट से एग्जिट करता है। वो यूनिवर्स रिवर्सल इफेक्ट और क्लैरिटी स्पेल ऑफ करता है और अपने 2 एट्रीब्यूट पॉइंट्स इंटेलिजेंस में एलोकेट करता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट ऑलरेडी हील करने की एबिलिटी रखता है बिना डैमेज लिए और कंटिन्यूअसली माना रिस्टोर करता है। वो चाहता है कि सारे पॉइंट्स एट्रीब्यूट्स में डाले क्योंकि उसका बिलीफ है कि इस तरह वो अपना डैमेज मैक्सिमाइज कर सकता है और इंस्टेंट किल्स पा सकता है। मीनवाइल प्रिंसिपल देखते हैं लिन या फॉरबिडन जोन की तरफ जा रहा है और रियलाइज करते हैं कि वो लेवल 5 हिडन डार्क वुल्फकिन को चैलेंज करने जा रहा है। प्रिंसिपल सोचते हैं कि हीरो का हिडन टैलेंट कम से कम लेजेंडरी लेवल या मे बी अबव लेजेंडरी लेवल होना चाहिए, लेकिन क्योंकि टैलेंट हिडन है, प्रिंसिपल डिसाइड करते हैं कि फोकस शिफ्ट करते हैं बाकी स्टूडेंट्स पर। उसके फेलो प्रिंसिपल के साथ बेट लगाते हैं कि हीरो रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है, लेकिन मूमू को देखकर वो लोग सोचते हैं कि वो एम्बिशियस है पर एक्सपीरियंस लैक्स करती है। डंजन में मूमू वुल्व्स का सामना करती है। वो अपना आइस सोलिडिफिकेशन स्पेल यूज करती है, सबको उसकी पावर देखकर ऑम में डाल देती है। आइस शैटर होता है और वुल्फ इंस्टेंटली किल हो जाता है, लेकिन और वुल्व्स रश करते हैं और वो प्रिपेयर करती है रन करने के लिए। लेकिन तब मूमू रियलाइज करती है कि अगर वो रन करेगी तो गॉडेस का इमेज रूइन हो जाएगा। वो वापस स्टैंड करती है, अपनी टीम को शील्ड करते हुए, और टीयर ऑफ बायोमिमिक्री यूज करती है। ऑन द अदर हैंड हीरो लेवल अप होता है लेवल 3 तक और फिर से अपने पॉइंट्स इंटेलिजेंस में एलोकेट करता है। तभी वो डिस्टेंस से कुछ नॉइज सुनता है और हिडन बॉस को देखता है। डार्क वुल्फ किंग हिडन बॉस एकेडमी रिकॉर्ड्स में टैबू है। काउंटलेस यंग टैलेंट्स सिवियरली इंजर्ड या डिसेबल्ड हो गए थे इससे फाइट करते हुए, और इवन फ्यूचर हीरोज को रूथलेसली किल कर दिया। तब से ये फॉरेस्ट एकेडमी के लिए टैबू क्लासिफाई हुआ। हीरो कंटिन्यू करता है वुल्फ किंग को डिस्टेंस से ऑब्जर्व करना। वाइल्ड वुल्व्स हमेशा उसके आसपास लगते हैं, लेकिन कभी कभी नॉर्मल बिहेव करते हैं और कभी कन्वीनियंट स्पॉट ढूंढने के लिए लीव कर देते हैं। हीरो ऑब्जर्व करता है कि वुल्व्स फ्रीक्वेंटली लीव करते हैं और वो रियलाइज करता है कि उन्हें एक एक करके एलिमिनेट कर सकता है। हीरो कंटिन्यूअसली वुल्व्स को टेक डाउन करता है। लिटिल वुल्व्स एक्सपीरियंस पॉइंट्स ऐड करते हैं, हीरो को प्रिपेयर करते हैं डार्क वुल्फ किंग के अगेंस्ट। इस तरह हीरो हिडन बॉसेस की नंबर रिड्यूस करता है और अपना लेवल रेज करता है।
करता है। वाइल्ड वुल्फ्स को टेक डाउन करने के बाद और लेवल 4 रीच करते ही प्रोटैगनिस्ट फेस करता है डार्क वुल्फ किंग को। सिस्टम रिवील करता है हिडन बॉस के स्टैट्स। उसकी हेल्थ और अटैक पावर ऑर्डिनरी वाइल्ड वुल्फ से 50 टाइम्स ज्यादा है और न्यू एडवेंचरर इजीली क्रश हो सकता है। लेकिन हीरो कोई ऑर्डिनरी एडवेंचरर नहीं है। जैसे ही वुल्फ अटैक करता है हीरो को, उसकी हेल्थ इंक्रीज होती है। लिन कॉन्फिडेंट फील करता है कि वो हिडन बॉस डिफीट कर सकता है। कूल डाउन एंड होता है और वो रिवर्स हीलिंग स्पेल यूज करता है। वुल्फ किंग के कुछ हेल्थ इंस्टेंटली रिड्यूस हो जाती है। डार्क वुल्फ अपना क्लॉ स्ट्राइक यूज करता है, लेकिन हीरो डॉज कर लेता है। डार्क वुल्फ किंग फिर अपना फ्यूरी यूज करता है। हीरो रिमाइंड करता है कि वुल्फ के सबऑर्डिनेट्स कौन हो गए हैं। हिडन बॉस लीप करता है हीरो पर अटैक करने के लिए और हीरो फिर से रिवर्स हीलिंग स्पेल यूज करता है। इंस्टेंटली डार्क वुल्फ किंग को टेक डाउन करता है। हिडन बॉस को किल करने के बाद हीरो गेन करता है 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और लेवल 5 रीच करता है। ट्रायल क्लियर करने के रिवॉर्ड में वो ब्रॉन्ज चेस्ट रिसीव करता है। हिडन अचीवमेंट्स कंप्लीट करने और फाइनल बॉस को किल करने पर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड के लिए सिल्वर चेस्ट मिलता है। लेकिन देखकर कि हीलिंग रिवर्सल स्पेल डैमेज के लिए काउंट नहीं हुआ, लिन यह सोचता है कि शायद वो ट्रिपल एस इवैल्यूएशन अचीव नहीं कर पाया। मीनवाइल सिस्टम रिवील करता है कि एक स्टूडेंट ने ट्रायल क्लियर किया ट्रिपल एस इवैल्यूएशन के साथ और पूरा एकेडमी शॉक में है। प्रिंसिपल शॉक में है अनप्रेसिडेंटेड इवेंट देखकर और हिडन अचीवमेंट्स क्लियर होने को देखकर वो समझते हैं कि सिर्फ लिन या फॉरबिडन एरिया में एंटर हुआ था। बाकी स्टाफ भी शॉक्ड हैं और बिलीव नहीं कर सकते कि ट्रायल बिना डैमेज लिए क्लियर हुआ। मोमो भी शॉक्ड है क्योंकि वो बैरली ए लेवल कंप्लीशन के साथ बाहर निकली और सोचती है कि ये जीनियस कौन हो सकता है और कैसे उसका फ्रेंड ये कर सकता है। प्रोटैगनिस्ट सिल्वर चेस्ट ओपन करता है और ऑब्टेन करता है रेयर स्किल बुक, कैटास्ट्रोफिक एलिमेंट, 5 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स और सिल्वर ग्रेट इक्विपमेंट, डैगर ऑफ शैडोज। डैगर ऑफ शैडोज इंक्रीज करता है अटैक पावर बाय 50, आर्मर पेनिट्रेशन बाय 10 और 5% चांस देता है एनिमी को ब्लीड करने का। डिवाइन हीलिंग स्किल एलाइज को 10 मीटर रेडियस में डिवाइन ऑरा देता है जो 100 हेल्थ पॉइंट्स रिस्टोर करता है और कंटिन्यूअस रीजनरेटिव इफेक्ट प्रोवाइड करता है, रिकवरिंग 20 पॉइंट्स पर सेकंड। कैटास्ट्रोफिक एलिमेंट सब एनिमीज को 10 मीटर रेडियस में कर्स करता है एक इविल ऑरा के साथ। ये 100 हेल्थ पॉइंट्स इमीडिएटली ले लेता है और 10 सेकंड्स के लिए कंटिन्यूअस ब्लीडिंग इफेक्ट ऐड करता है जो 20 हेल्थ पॉइंट्स पर सेकंड डैमेज देता है। हमारा हीरो दोनों स्किल्स लर्न करता है, ऑल्दो कूलडाउन पीरियड काफी लंबा है और ये बहुत माना कंज्यूम करते हैं। अर्ली स्टेजेस में ये कोई इशू नहीं है। इतना हाई डैमेज आउटपुट और एओई बर्स्ट ऑलरेडी इसे अर्ली गेम का स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल बना देता है। क्लियर माइंड के साथ कंबाइन करने पर कूलडाउन नेग्लिजिबल हो जाता है और हीरो अब ऑलरेडी स्ट्रॉन्गेस्ट मेज क्लास को पास कर चुका है। डैगर के लिए वो प्लान करता है कि इसे वेल्दी सेकंड जनरेशन प्लेयर्स को बेच दें ताकि अपने फ्यूचर एक्सपेंसेस कवर करे, क्योंकि वो अंकल और आंटी का पैसा स्पेंड नहीं करना चाहता। सबसे बड़ा रिवॉर्ड है ये 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स, क्योंकि ये बहुत रेयर होते हैं। लेवल अप से मिले एक्स्ट्रा 2 पॉइंट्स के अलावा ये सिर्फ चैलेंज इंस्टेंसेस कंप्लीट करने या हिडन चेस्ट्स ओपन करने पर मिलते हैं। अगर डंजन फर्स्ट कंप्लीशन एस रैंकिंग या हायर रीच नहीं करता तो एट्रीब्यूट पॉइंट्स नहीं मिलते, लेकिन ट्रिपल एस कंप्लीशन पर एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स रिवॉर्ड के तौर पर मिलते हैं। हीरो डिसाइड करता है कि अपने एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट पॉइंट्स सब इंटेलिजेंस में एलोकेट करे और आज से वो बन जाता है मोस्ट एक्सट्रीम मेज और मोस्ट डेवास्टेटिंग कैटास्ट्रोफिक प्रीस्ट। जैसे ही पोर्टल ओपन होता है, स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो जाते हैं एसएसएस टीम के आने का वेट करते हुए। उनका एक्साइटमेंट शॉक में बदल जाता है जब वो देखते हैं लिन अकेला बाहर आ रहा है। वो अभी भी सोचते हैं कि एक्चुअल टीम पीछे आएगी। मोमो पूछती है हीरो से कि क्या ये उसी ने किया। वोंग भी अभी भी अंडर एस्टिमेट करता है हीरो को और सोचता है कि उसने कुछ नहीं किया। तभी प्रोटैगनिस्ट अपनी डैगर निकालता है असैसिन्स को बेचने के लिए। सब सिल्वर ग्रेड इक्विपमेंट देखकर शॉक हो जाते हैं। वो लोग अपनी बिडिंग स्टार्ट करते हैं और हाईएस्ट बिड 50,000 तक जाती है। हीरो काउंट करता है बिड को 2 तक और फिर कोई 100,000 लायंस कॉइन्स बिड कर देता है। अगर कंपेयर करें तो ऑर्डिनरी फैमिली का टोटल एनुअल इनकम 10,000 लायंस कॉइन्स है। बिना खाना पीना उन्हें 10 साल लगेंगे ये अमाउंट सेव करने के लिए। सब शॉक्ड होते हैं बिडिंग प्राइस सुनकर और हीरो डैगर बिडर को सेल कर देता है। बाकी एडवेंचरर्स उसके अराउंड गैदर हो जाते हैं और सारे काइंड्स के क्वेश्चंस पूछते हैं। वो बिलीव नहीं कर पाते कि हीरो ने सोलो जाके डंजन क्लियर किया हाईएस्ट इवैल्यूएशन के साथ। एकेडमी टीचर्स भी रिफ्यूज करते हैं बिलीव करने के लिए कि हीरो ने डंजन क्लियर किया इतनी हाई इवैल्यूएशन के साथ। करंटली टॉप पिरामिड के न्यूबी स्टेज प्रोफेशनल्स भी ट्रिपल एस इवैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट्स अचीव नहीं कर सकते। वोंग गुस्सा होता है और सोचता है कि हीरो ने चीटिंग की होगी क्योंकि प्रीस्ट इतना पावरफुल नहीं हो सकता। प्रिंसिपल स्टेप इन करते हैं और बताते हैं सबको कि अब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज के अप्रेंटिसेस हैं। 30 डेज में उन्हें लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फेस करना है, प्रोफेशनल टेस्ट। फ्यूचर में चाहे प्लेयर्स ऑर्डिनरी पीपल के रूप में वापस आएं या हीरोज बने जो डीमंस के टाइड से फाइट करेंगे, ये डिपेंड करता है 30 डेज लेटर असेसमेंट के परफॉर्मेंस पर। प्रिंसिपल एडवाइस करते हैं कि सब लो लेवल सीक्रेट रन गंजन्स यूज करें लेवल अप होने के लिए 10 तक। प्रोफेशनल टेस्ट टीम के साथ कंप्लीट करना है।
और हीरो ऑलरेडी अपना पार्टनर डिसाइड कर चुका है। वो जानता है कि मोमो थोड़ी कोल्ड एक्ट करेगी, लेकिन वो बहुत बड़ी करती है। वो एक्सट्रीमली लॉयल है और इजीली डिसीव हो जाती है। और इवन दो अब उसका स्ट्रॉन्ग टैलेंट है, हीरो अब भी उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है, क्योंकि ये प्रॉमिस उसने अंकल और आंटी से किया था। इसीलिए वो मोमो को कहता है कि आउटडोर डंजन उसके साथ जाए। सीक्रेट रिल्म स्टोन केव डंजन नॉर्मल डिफिकल्टी लेवल का है, जहां उन्हें पॉइजन किंग किल करना है। फिर हार्ड डिफिकल्टी लेवल है, जहां हीरो को स्कॉर्पियन किंग किल करना होगा विद इन सर्टेन टाइम, नहीं तो वो फ्रेंजीड स्टेट में चला जाएगा। चैलेंज डंजन्स डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किए जाते हैं और डिफिकल्टी लेवल के साथ मॉन्स्टर्स ज्यादा टफ, रिक्वायरमेंट्स ज्यादा और लोग ज्यादा नीडेड होते हैं, लेकिन रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलता है। न्यूबी डंजन्स जनरली नॉर्मल हार्ड नाइट में लेवल्स होते हैं, लेकिन स्टोन केव डंजन में सिर्फ नॉर्मल और हार्ड लेवल है। हीरो ने हार्ड डिफिकल्टी चूज किया। मोमो वरिड है कि वो उसकी SSS रैंकिंग अचीव करने से रोक दे, लेकिन लिनिया उसे बताता है कि डंजन में स्किपिंग क्लास पॉसिबल है टू अवॉइड मॉन्स्टर्स एंड क्लियर। मॉन्स्टर्स और डंजन का टेरेन फिक्स्ड है सीनियर्स के मटेरियल्स के बेसिस पर। हीरो ने फाइंड आउट किया स्किपिंग क्लास पॉसिबल है। मोमो इम्प्रेस्ड है अपने फ्रेंड की डिडक्शन स्किल्स से। वो हमेशा अवेयर थी उसके हिडन स्ट्रेंथ के बारे में। वो देखती थी कैसे वो अलग अलग डंजन्स और मॉन्स्टर स्टडी करता है, डेटा कैलकुलेट करता है और फिर भी बैरली थ्योरेटिकल एग्जाम्स पास करता था, जिससे लोग सोचते थे कि इजी टू बुली है। लेकिन मोमो बिलीव करती है कि उसका फ्रेंड वर्ल्ड को सेव करने वाला हीरो बनेगा। स्टोन केव डंजन के अंदर मोमो मेस्मराइज्ड है ग्लोइंग क्रिस्टल से। लिनिया रिमाइंड करती है कि ये डंजन पहले वाले से ज्यादा डेंजरस है। ये इनसफिशिएंट टीम मेंबर्स को फोर्सिबली मैच करता है, मतलब मॉन्स्टर्स और कंपटीशन के लिए वॉच आउट करना है। एक एक्सप्लोजन होता है और एक प्लेयर वॉल से टकरा जाता है। वोंग श्वाई कॉन्स्टेंटली मॉन्स्टर्स से बीटन होता है और रियलाइज करता है कि डंजन फार मोर डिफिकल्ट है देन इमेजिन्ड। सिस्टम रिवील करता है कि पॉइजन स्टिंग ऑफ डिमोनिक क्रीचर्स जो भी हिट करेगा उसे पैरालाइज करेगा। वोंग श्वाई ट्रेम्बलिंग स्टार्ट करता है और हीरो को देखता है। वो लिनिया को एकेडमी के म्यूचुअल एड ट्रीटी याद दिलाता है और हेल्प मांगता है, लेकिन हीरो उन्हें इग्नोर करता है और खुद डंजन क्लियर करने भाग जाता है। हीरो अपने फ्रेंड को बताता है कि स्कॉर्पियंस वाटर से अफ्रेड हैं और उनके पास लॉन्ग रेंज अटैक मेथड नहीं है। वो कहता है फॉलो माय कमांड और अश्योर करता है कि वो पॉइजन नहीं होगी। जब मोमो कुछ नॉइज करती है, लिनिया ऐड करता है कि स्कॉर्पियन साउंड के लिए भी सेंसिटिव है। एक जायंट स्कॉर्पियन उनके रास्ते में खड़ा होता है। हीरो अपना प्लंडरिंग टेक्निक यूज करता है और इंस्टेंटली स्कॉर्पियन को टेक डाउन करता है। मोमो सरप्राइज्ड हो जाती है। हीरो एक्सप्लेन करता है कि बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर स्किपिंग क्लास है मॉन्स्टर सर्विलियंस बाईपास करना वाया यूनिक रूट। वो लोग डंजन के बग यानी स्प्रिंग के पास पहुंचते हैं। लिनिया और मोमो स्प्रिंग में जंप करते हैं और दूसरी साइड तक स्विम करते हैं। हमारा हीरो एक रॉक उठाता है और ऊपर थ्रो करके मॉन्स्टर्स को डिस्टर्ब करता है। सब स्कॉर्पियंस अपना अटेंशन हीरो की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं और वो जानबूझकर उन्हें खुद की तरफ ल्योर करता है। स्कॉर्पियंस स्प्रिंग के पास गैदर हो जाते हैं और लिन अपना स्पेल यूज करके इंस्टेंटली सब स्कॉर्पियंस को मार देता है। 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन करता है। वोंग की पूरी टीम शॉक में है देखकर कि कैसे हीरो इंस्टेंटली मॉन्स्टर्स को मार रहा है जिनके साथ उनकी टीम स्ट्रगल कर रही थी। मोमो अपना आइस कंडेंसेशन स्पेल यूज करती है और बाकी स्कॉर्पियंस को भी मार देती है। वो एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन करके लेवल 4 तक लेवल अप हो जाती है। सब छोटी स्कॉर्पियंस को मारने के बाद हमारा हीरो फोकस करता है स्कॉर्पियन किंग पर। बॉस मॉन्स्टर होने के नाते ये वाटर का इंस्टिंक्ट इग्नोर करता है और स्प्रिंग में स्विम करता है। मोमो का आइस कंडेंसेशन स्पेल सिर्फ 10 पॉइंट्स डैमेज करता है स्कॉर्पियन किंग को। मोमो शॉक होती है बॉस मॉन्स्टर के टेरिफाइंग डिफेंस को देखकर और वरीड है कि वो मिस्टेक ना कर दे। हीरो उसे बताता है कि वीक पॉइंट स्कॉर्पियन के बेली के सेकंड सेगमेंट में है। अचानक स्कॉर्पियन उन पे स्ट्राइक करता है, लेकिन वो डॉज कर लेते हैं। हीरो मोमो से कहता है कि फुट होल्ड्स बनाते रहो। फिर वो प्लंडरिंग टेक्निक यूज करता है, 150 पॉइंट्स डैमेज करता है। फिर वो मोमो को सिग्नल देता है। वो अपना आइस कंडेंसेशन स्पेल यूज करती है। स्कॉर्पियन किंग अपना वीक पॉइंट एक्सपोज करता है और मूव करता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट क्रिटिकल हिट लैंड करता है, 1000 पॉइंट्स डैमेज करता है और स्कॉर्पियन किंग को इंस्टेंटली मार देता है। मोमो शॉक में है देखकर कि उसका फ्रेंड इतना पावरफुल मॉन्स्टर इतनी इजीली मार गया। डंजन कंप्लीट करने के बाद सारी अचीवमेंट्स के साथ प्रोटैगनिस्ट का रेटिंग SSS में अपग्रेड हो जाता है। वो एक गोल्डन ट्रेजर चेस्ट और 5 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स रिसीव करता है। वोंग और उसकी टीममेट्स घुटनों पर गिरते हैं और हीरो से माफी मांगते हैं। लिन उन्हें कहता है कि अगर वो नहीं चाहते कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना तो आज के इवेंट सीक्रेट रखें और डंजन से निकल जाता है। हीरो टेलीपोर्टेशन स्पेस में एंटर करता है ताकि ट्रेजर चेस्ट प्राइवेटली ओपन कर सके। वो ट्रेजर चेस्ट ओपन करता है और ग्रोथ टाइप पॉइजन बबल स्किल मेज क्लास के लिए गोल्डन ग्रेड गेल शूज इक्विपमेंट, सिल्वर ग्रेड हंटिंग ग्रेड सोर्ड, सिल्वर ग्रेड एमरल्ड रिंग और 5 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स गेन करता है। हंटिंग ग्रेड सोर्ड का इक्विपमेंट इफेक्ट है अटैक 200 पॉइंट्स इंक्रीज और स्ट्रेंथ 5 पॉइंट्स इंक्रीज शील्ड ब्रेकर पैसिव इफेक्ट के साथ।
गेल शूज एजिलिटी 10 पॉइंट्स इंक्रीज करते हैं, मूवमेंट 30% इंक्रीज करते हैं और घोस्ट स्टेप पैसिव इफेक्ट देती हैं। पॉइजन बबल स्किल बुक गोल्डन ग्रेट स्किल है जो पॉइजन बबल समन करता है, जो कॉन्टैक्ट पर डैमेज करता है और एक्सप्लोजन के साथ डैमेज एरिया स्प्रेड करता है। चांस है टारगेट को 5 सेकंड पॉइजन स्टेट में डालने का। एमरल्ड रिंग सब स्किल्स का कूल डाउन 10% रिड्यूस करता है। मूमू गोल्डन चेस्ट्स के रिवॉर्ड्स देखकर अमेज्ड है। 2 गोल्डन ग्रेड पीसेस अर्ली गेम के लिए टॉप नॉच हैं, लेकिन सबसे बड़ा ट्रेजर है सिल्वर ग्रेड रिंग हीरो के लिए। ये रिंग फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स के बराबर वैल्यूएबल है और ऑक्शन में मिलियन कॉइन्स का वैल्यू रख सकती है। हीरो पॉइजन बेस्ड स्किल बुक मूमू को हैंड ओवर करता है। पहले वो आइस बेस्ड स्किल यूज कर रही थी, इसलिए सोचती है कि वो पॉइजन बेस्ड स्किल बुक यूज नहीं कर सकती क्योंकि मेजर्स दूसरे एट्रीब्यूट्स के स्किल्स लर्न नहीं कर सकते। लेकिन बुक टच करते ही वो सडनली हिडन टैलेंट अनलॉक करती है, 5 एलिमेंट्स मास्टर। मूमू सरप्राइज्ड है ये न्यू टैलेंट अनलॉक करके, क्योंकि पहले कभी नहीं सुना था। अलग अलग एट्रीब्यूट से स्किल्स गैदर करने पर अनएक्सपेक्टेड एडवांटेजेस मिलते हैं। ये हिडन टैलेंट अब मूमू का ट्रम्प कार्ड बन जाता है। मूमू अपने फ्रेंड से पूछती है कि वो अपने 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स कैसे यूज करेगा, लेकिन वो कहता है कि उसका मेथड उसके लिए सूट नहीं करेगा। बाहर प्लेयर्स वरीड हैं कि वो विल्डरनेस इंस्टेंस फेल कर देंगे। तभी हीरो और मूमू टेलीपोर्ट करते हैं और इंस्टेंटली मूमू उनकी एबिलिटीज थे ऑ में गिर जाती है। लोग गॉसिप करते हैं लिनिया की एबिलिटीज और रूमर्ड अचीवमेंट्स के बारे में। अचानक एक कार ड्राइव करते हुए आती है। वांग शियाओरिंग कार से उतरता है, देखता है वो लड़की जिसके बारे में लाओ जाओ बात कर रहा था। मूमू अपने फ्रेंड का हाथ पकड़कर हरी करती है लीव करने के लिए। वो शियाओफांग को हेट करती है क्योंकि वो अपनी फैमिली बैकग्राउंड यूज करके इंस्टेंसेस क्लियर करता है और पुअर बैकग्राउंड की गर्ल्स के साथ खेलता है। शियाओफांग मूमू के पास आता है और पूछता है कि क्या वो एक दूसरे को जान सकते हैं। सब सडनली शियाओफांग पर अटेंशन शिफ्ट करते हैं और गॉसिप स्टार्ट करते हैं उसके पोटेंशियल के बारे में टॉप स्कोरर बनने का। मूमू रिजेक्ट करती है शियाओफांग, क्लेम करती है कि उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। शियाओफांग अपना टारगेट देख लेता है। हीरो मूमू से पूछता है कि क्या वो लड़के से अवॉइड कर रही है। हीरो प्लेबोर्ड को पुश करता है डोर से। शियाओफांग गुस्सा हो जाता है और फाइट डिसाइड करता है। वो अपना चार्ज स्किल यूज करता है हीरो को पंच करने के लिए, लेकिन जब ब्लो लैंड होता है हीरो रिवर्स प्लंडरिंग टेक्निक यूज करता है और शियाओफांग को खुद डैमेज मिलता है। प्लेबॉय और गुस्सा हो जाता है, सोचता है कि ओपोनेंट ने ट्रिक यूज किया। हीरो बेबी वॉइस में उससे कहता है कि उसने कुछ नहीं किया क्योंकि प्रोफेशन प्रीस्ट है। सब स्पेक्टेटर्स शॉक में हैं देखकर शियाओफांग ग्राउंड पर। शियाओफांग फिर से स्विंग करता है एंगर में और फिर खुद को हर्ट कर लेता है। हीरो सिर्फ रिवर्स्ड हीलिंग ट्राई कर रहा था प्रोफेशनल्स पर और अब रियलाइज करता है कि प्लंडरिंग टेक्निक प्रोफेशनल्स पर भी नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। बीट लेने के बाद भी शियाओफांग हीरो को चैलेंज करता है फाइट के लिए और सोचता है कि वो ओपोनेंट को नील करवा देगा। शियाओ जीहोंग अपने फ्रेंड को रिमाइंड करता है कि प्रोफेशनल्स प्राइवेट फाइट्स में अवेकनिंग स्किल्स यूज नहीं कर सकते। वो अवेयर है स्कूल फोरम के बारे में जो हीरो सोलो डंजन और लेवल 5 रीच करने की बात करता है, लेकिन बिलीव नहीं कर पाता कि ये पॉसिबल है। शियाओजिंग जानता है कि लिनिया ने पावरफुल टैलेंट अवेकन किया होगा, इसीलिए फ्रेंड के बिहाफ पे लिनिया से अपोलोजाइज करता है और अश्योर करता है कि क्लास में डिस्टर्बेंसेस नहीं चाहिए। शियाओफांग फ्रेंड को स्क्रीम करता है अपोलोजाइज करने के लिए इंस्टेड ऑफ फाइट। शियाओ जीहोंग शियाओफांग को लिफ्ट करता है और हीरो से कहता है कि उसका फ्रेंड शायद फ्यूचर में ट्रबल क्रिएट करेगा उसके लिए। वो अपने प्रोटैगनिस्ट को एक कार्ड देता है जिसमें 50,000 लिखा होता है और सजेस्ट करता है कि लिनिया 1 महीने के लिए स्कूल ना आए। वो कहता है कि लिनिया उसके पास आए डंजन में लेवल अप करने के लिए ताकि टेस्ट से पहले पीछे ना रहे और थोड़ी देर के लिए ज़्याओ शोंग से बचे। हमारा प्रोटैगनिस्ट ज़ाय होंग को इंटरेस्टिंग पाता है क्योंकि वो लड़ाई के बजाय फेवर बेचना चाहता है। लिनिया किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन वो देखना चाहता है कि ज़्याओ शोंग कितने लोगों को उसे डिस्टर्ब करने भेजता है, क्योंकि इससे उसे अपनी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस टेस्ट करने का मौका मिलेगा। मूमू हीरो द्वारा बनाए गए केव डंजन गाइड को देखती है और वंडर करती है कि क्या ये फोरम्स पे हाई प्राइस में सेल होगा। हमारा हीरो अश्योर करता है कि फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स को कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता। केव के बाहर एक ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स गाइड को देखते हैं और सोचते हैं कि ये रियल है या फेक। एक उनमें से डिसाइड करता है कि वो बाय करेगा टेस्ट करने के लिए और तभी कोई गाइड 5000 अलायंस कॉइन्स में खरीद लेता है। 3 मिनट बाद एक प्रोफेशनल पोर्टल से निकलता है, अमेज्ड कि उसने एक्चुअली एस रैंक क्लियर कर लिया। वो गाइड पे रिव्यू छोड़ता है और धीरे धीरे और लोग गाइड खरीदने लगते हैं। फोरम पॉजिटिव रिव्यूज से भर जाता है। सब लोग इजी क्लास स्किपिंग देख के सरप्राइज होते हैं। ऑर्डर्स कंटिन्यूसली आते हैं और मूमू की आंखों में गोल्ड ग्लो होता है इतने पैसा देख के। लेकिन गाइड कुछ एजेंसीज का अटेंशन ग्रैब करने लगता है। वो पर्सन के पीछे ढूंढते हैं, लेकिन हमारा हीरो हैकिंग टेक्निक यूज करके अपने ट्रैक्स कवर कर लेता है। वो आईपी जंक्शन कॉलेज तक पिंग होता है और सुपीरियर सोचता है कि क्या एकेडमी में कुछ स्पेशल हुआ है रिसेंटली।
दूसरी तरफ हमारा हीरो अपने ग्रेट स्वॉर्ड का बायर भी फाइंड कर लेता है 80,000 में, और बायर बिना किसी प्रॉब्लम की एग्री कर लेता है। मूमू अमेज होती है कि हीरो ने कितना पैसा कमा लिया, लेकिन लिनिया और ज्यादा डंजन्स रन करना चाहता है। सिल्वर टियर ग्रेजुएशन वेपन अर्ली गेम में बेस्ट गियर है, लेकिन लिनिया सोचता है कि इवेंचुअली ये रिप्लेस हो जाएगा। टॉप टियर इक्विपमेंट होने के बावजूद कॉम्बैट अवेयरनेस ना होने से ट्रायल्स में बस फॉर्डर बन जाता है। मूमू पूछती हैं हीरो से कि वो गाइड कंपाइल करके पैसा क्यों कमा रहा है, जबकि टेस्ट में अभी बहुत टाइम है और वो ऑलरेडी फास्ट ग्रो कर रहा है। लाइनिया आंसर करता है कि वो इसलिए कर रहा है ताकि वो उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सके जो उसके लिए केयर करते हैं और पिछले सालों से उसका सपोर्ट कर रहे हैं। उसके पास्ट लाइफ में हमारा हीरो ऑर्फन था और फैमिली नहीं थी। ये वर्ल्ड उसका फॉर्च्यून है, क्योंकि यहाँ उसे पेरेंट्स का प्यार और प्रोटेक्शन मिला। लेकिन डेमोनिक टाइड के 10 साल बाद रिलेटिव्स उसके साथ क्रूएल हुए और उसे मरने की विश करते थे ताकि वो पेरेंट्स का इनहेरिटेंस डिवाइड कर सकें। हीरो को याद आता है कि रिलेटिव्स आर्ग्यू करते थे कि उसका क्या होगा और इनहेरिटेंस कौन लेगा। वो प्लान करते थे उसको डॉग जैसे रखने का और ज्यादा शेयर लेने का। हीरो रेजिस्ट नहीं कर सकता था, तो वो बस भाग गया। उसका प्लान था सर्वाइव करना और रिलेटिव्स को पे करवाना, लेकिन फिर उसके अंकल और आंटी ने उसको भर ले लिया और अपना बच्चा जैसे ट्रीट किया। उन्होंने स्लोली हेल्प की और पेरेंट्स का इनहेरिटेंस रिक्लेम करने में हेल्प की, बिना पैसा लिए। ग्रीडी रिलेटिव्स कोर्ट में आए और पनिशमेंट फेस किया। अगर अंकल और आंटी नहीं होते तो हीरो एजुकेशन और नाइफ का ये लेवल नहीं पाता। पैसा कमाना उन अंकल आंटीज का ग्रैटिट्यूड रीपे करने के लिए है। हीरो स्ट्रांग बनने का पर्पस है 3 इंपॉर्टेंट लोगों को प्रोटेक्ट करना और पास्ट रिपीट ना होने देना। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट बाईजी हीरो के पास आती है और पूछती है क्या वो ग्रेट स्वॉर्ड मास्टर है। उसके अनमैच्ड अपीयरेंस और यूजर नेम मस्कुलर मैन ब्रदर देख के लानिया सोचता है कि वो प्रॉक्सी ट्रांजैक्शन के लिए आई है। बाईजी इंसिस्ट करती है कि वो खुद है। हीरो वंडर करता है कि लिटिल गर्ल नेचुरली सुपर स्ट्रांग है या स्ट्रेंथ में सारे पॉइंट्स इन्वेस्ट किए हैं। हीरो कहता है केयरफुली चेक करो आइटम, क्योंकि रिफंड नहीं मिलेगा। बाईजी स्वॉर्ड लेती है और एफर्टलेसली स्विंग करती है। लानिया रियलाइज करता है कि ये उसकी अपनी स्ट्रेंथ है, लेकिन बाईजी अभी भी बिलीव नहीं करती कि ग्रेट स्वॉर्ड सिर्फ 80,000 में है। उसके ग्रेड में सिर्फ एक ही ऐसा स्वॉर्ड प्रोड्यूस हुआ। जब उसने एक्सटर्नल मार्केट में चेक किया, हंटिंग ग्रेट स्वॉर्ड्स 2 लाख प्लस में थे। उसके ऑब्लिवियस नेचर देख के लानिया सोचता है कि वो रिच किड है। ट्रांजैक्शन फिनिश होने के बाद लानिया एडवाइस देता है नेक्स्ट टाइम प्राइस चेक करने का। ट्रांजैक्शन क्लियर होने के बाद लानिया का बैलेंस 1 मिलियन एक्सीड कर जाता है और वो गोल्ड कार्ड मेंबर बन जाता है। जैसे ही वो वॉक करता है, कुछ हिट करता है और सिस्टम रिवील करता है कि उसको स्पेशल बफ मिला है, गेज ऑफ द लकी गॉडेस, जो हर डंजन के लूट बॉक्स लेवल अपग्रेड करता है। बायोजी कहती है कि ये उसकी टैलेंट है और पूछती है क्या वो टेस्टिंग टीम ज्वाइन कर सकती है। सुपर सरप्राइज्ड देख के बाईजी के पास इनेट लकी बफ है, जो लेजेंडरी टैलेंट से भी रेयर है। बिलीव करता है कि वो लाई नहीं कर रही और रियलाइज करता है कि ये ऑलमोस्ट इनविंसिबल कंसिडर किया जा सकता है। इस टैलेंट का एप्लीकेशन लिमिट नहीं है और बफ सपोर्ट से लेजेंडरी या मिथिकल ट्रेजर चेस्ट ओपन हो सकते हैं। लानिया पूछता है बाईजी से कि किसी को बताया। वो कहती है नहीं। वो फर्दर बताती है कि ये लिमिट सिर्फ 3 टाइम्स मैक्स पर वीक यूज कर सकती है और एक टाइम में एक ही पर्सन को दे सकती है। लानिया एडवाइस करता है लिटिल गर्ल को कि किसी को ना बताए, क्योंकि ये डेंजरस अटेंशन अट्रैक्ट करेगा। हीरो कहता है कि ये बफ एक्सट्रीमली प्रेशियस और स्केर्स है और अगर किसी को पता चला तो ईविल प्रोफेशनल्स अट्रैक्ट होंगे। वो उसे इम्प्रिजन भी कर सकते हैं और फ्रीडम और फ्यूचर से डिप्राइव कर सकते हैं। लेकिन बाईजी क्यूरियस है, सोचती है कि प्रोफेशनल अलायंस वही प्लेस है जहां सब जाना चाहते हैं। हीरो एक्सप्लेन करता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली स्पैन करती है और ह्यूमैनिटी को टाइड ऑफ डार्कनेस के अगेंस्ट फाइट करने में लीड करती है। लानिया एक्सप्लेन करता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में फैक्शंस हैं जिनका कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है और हमेशा पावर स्ट्रगल्स और असैसिनेशंस होते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट एक बोल्ड डिसीजन लेता है और बाईजी को अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है। सिर्फ इनवाइट ही नहीं, बल्कि उससे ये भी प्रॉमिस करता है कि वो उसका पूरा ख्याल रखेगा, जो क्लियरली एक लीडरशिप इंटेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिग्नल देता है। और बाईजी इस अनएक्सपेक्टेड ऑफर से लिटरली शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने शायद इतनी जल्दी किसी स्ट्रॉन्ग प्लेयर की टीम का हिस्सा बनने की एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। थोड़ी देर बाद बाईजी की मुलाकात मूमू से होती है, जहां दोनों एक दूसरे को ग्रीट करती हैं और अपनी इंट्रोडक्शंस शेयर करती हैं। लेकिन यहां एक सटल इमोशनल लेयर भी ऐड होती है, क्योंकि बाईजी मूमू को देखकर इंस्टेंटली ऑ में आ जाती है। मतलब उसकी प्रेजेंस और पर्सनैलिटी का स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है, जबकि मूमू उसे क्यूट समझकर एक फ्रेंडली और प्रोटेक्टिव वाइब शो करती है, जो आगे जाके उनके डायनामिक को डिफाइन करेगा। इसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट उन दोनों को मील ट्रीट देता है, जो सिर्फ एक कैजुअल जेस्चर नहीं बल्कि टीम बॉन्डिंग का एक स्ट्रेटेजिक स्टेप है।
और इसी डिनर के दौरान वो कैजुअली नहीं बल्कि सीरियसली अनाउंस करता है कि उन्हें डंजन जर्नी कंटिन्यू करनी होगी और नेक्स्ट टारगेट कोई नॉर्मल डंजन नहीं बल्कि नाइटमेयर लेवल गॉब्लिन अंडरग्राउंड डंजन है, जो इस स्टेज का सबसे डेंजरस और हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड जोन माना जाता है। यहाँ प्रोटैगनिस्ट का माइंडसेट क्लियर होता है कि वो फ्रीडम पॉइंट्स अर्न करने के लिए एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने वाला है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तब आता है जब वो डिसाइड करता है कि पहले वो अकेला एंटर करेगा ताकि एक सॉलिड स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर सके अपनी टीम के लिए। ये एक टिपिकल रेकलेस मूव लग सकता है, लेकिन एक्चुअली ये एक एनालिटिकल अप्रोच है जहां वो रिस्क को पहले खुद असेस करना चाहता है। अब नाइटमेयर लेवल की बात करें तो ये हाईएस्ट डिफिकल्टी होती है जहां मिनिमम गारंटी गोल्डन लेवल लूट बॉक्सेस की होती है, लेकिन इसके साथ ही मॉन्स्टर्स के एट्रीब्यूट्स भी हेविली एनहांस्ड होते हैं। मतलब अगर कोई नॉविस प्लेयर बिना प्रॉपर प्रिपरेशन के एंटर करे तो उसका मरना ऑलमोस्ट सर्टेन है। इसी डेंजर को समझते हुए मूमू का प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो जाता है और वो अपने फ्रेंड को लिटरली सुसाइड मिशन पर जाने से रोक देती है। प्रोटैगनिस्ट उसे काम करने की कोशिश करता है और अश्योरेंस देता है कि वो हैंडल कर लेगा, लेकिन मूमू का कंसर्न बस इमोशनल नहीं बल्कि फैक्चुअल भी है, क्योंकि वो पॉइंट आउट करती है कि इवन एडवांस्ड एडवेंचरर्स भी नाइटमेयर डिफिकल्टी में स्ट्रगल करते हैं। वो गुस्से में चिल्लाकर बताती है कि लेवल 10 से ऊपर के प्लेयर्स भी सिवियरली इंजर्ड हो चुके हैं और काफी टाइम से किसी ने इस डंजन को अटेम्प्ट तक नहीं किया। उसका ये रिएक्शन सिचुएशन की सीरियसनेस को हाईलाइट करता है और जब टेंशन पीक पर होती है तो बाईजी डर के मारे वहां से भाग जाती है, जो उसके कैरेक्टर की वल्नरेबिलिटी को शो करता है। फाइनली प्रोटैगनिस्ट सिचुएशन को डी एस्केलेट करता है और अग्री करता है कि वो अभी नाइट में डंजन अटेम्प्ट नहीं करेगा बल्कि एक मैनेजेबल लेवल डंजन करेगा और सजेस्ट करता है कि पहले घर चलकर डिनर करते हैं। मूमू रिलेक्टेंटली मान जाती है, लेकिन उसे थ्रेटन करती है कि अगर उसने प्रॉमिस तोड़ा तो वो उसके पेरेंट्स को बता देगी। लेकिन यहाँ एक हिडन लेयर है, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट के माइंड में ऑलरेडी प्लान चल रहा है कि वो चुपके से निकलकर सोलो डंजन क्लियर करेगा। मीनवाइल पैरेलल स्टोरी लाइन में एकेडमी के डंजन टेलीपोर्टेशन पॉइंट पर ली गई उसकी फोटो किसी ने ऑनलाइन फोरम्स पर पोस्ट कर दी है, जिससे स्पेकुलेशन और गॉसिप का स्टॉर्म क्रिएट हो जाता है। लोग डिबेट कर रहे हैं कि क्या सोलो डंजन क्लियर करना रियलिस्टिकली पॉसिबल है या नहीं। कुछ लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या टॉप स्कोरर सच में जोंगचिंग एकेडमी से ही है। ये पब्लिक अटेंशन प्रोटैगनिस्ट के राइजिंग रेपुटेशन को बिल्ड करता है। दूसरी तरफ मूमू अपने फोन पर ये सब स्क्रॉल कर रही होती है जब लिन्या उसका फोन छीन लेती है और उसे डिनर के लिए खींच कर ले जाती है। डिनर टेबल पर फैमिली रियूनियन टाइप एटमॉस्फेयर होता है, जहां सब ट्रायल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अंकल प्रोटैगनिस्ट की स्ट्रांग विल की तारीफ करते हैं, लेकिन साथ ही उसे वार्न करते हैं कि वो ओवरवर्क ना करे। यहाँ रिवील होता है कि मूमू ने पहले ही अंकल से कंप्लेन कर दी थी, जिससे सब मिलकर प्रोटैगनिस्ट को एक बैलेंस्ड और स्टेबल लाइफ अडॉप्ट करने के लिए कन्विंस करने लगते हैं। लिन थोड़ा हल्का जोक मारकर मूड लाइट करता है और फिर अश्योर करता है कि वो अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करेगा। अंकल उसे एक कार्ड देता है जो फाइनेंशियल सपोर्ट का सिंबल है। प्रोटैगनिस्ट इनिशियली रिफ्यूज करता है क्योंकि वो खुद अर्न कर रहा है, लेकिन आंटी इंसिस्ट करके उसे एक्सेप्ट करवा देती हैं। ये मोमेंट इमोशनल है क्योंकि प्रोटैगनिस्ट को अपने अंकल और आंट के सैक्रिफाइसेस और सपोर्ट का रियलाइजेशन होता है, और वही उसके रिजॉल्व को और स्ट्रॉन्ग बना देता है कि उसे उनके लिए और पावरफुल बनना है। और इसी डिटर्मिनेशन के साथ वो सीक्रेटली नाइटमेयर लेवल डंजन की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी साइड एक इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जहां शाओ चोंग गुस्से में शाओ चीहोंग पर चिल्लाता, उसे बिट्रेयल का ब्लेम देते हुए। चैंग एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि उसने एक्चुअली उसे बचाया था, वरना वो हॉस्पिटल में होता, लेकिन शाओचिंग का ईगो इतना हर्ट है कि वो उसे वर्थलेस कह देता है। जब चीहोंग वहां से जाने लगता है तो शाओचिंग उस पर ग्लास फेंकता है और उसे निकलने को कहता है। चीहोंग टर्न लेकर उसे हार्श ट्रूथ बोलता है कि वो डिजर्व करता है पीटना और मिजरेबल रहना, इतना कि उसकी माँ भी उसे पहचान ना पाए। और फिर एक डार्क ट्विस्ट में वो याद दिलाता है कि शाओचिंग की तो माँ है ही नहीं। ये लाइन इमोशनल अटैक है जो शाओचिंग को और भड़का देती है और वो फ्रेंडशिप खत्म कर देता है। चैंग सिचुएशन को समझ रहा है और रियलाइज करता है कि शाओइंग सीरियस ट्रबल में है, क्योंकि लिन जैसे प्लेयर्स बिना एक्टिव स्किल के भी उसे इजीली इंजर कर सकते हैं। ऊपर से सोलो डंजन क्लियरर और एक राइजिंग स्ट्रैटेजिस्ट जैसा कंपटीशन भी एग्जिस्ट करता है जो स्टूडेंट्स के बीच फेम गेन कर रहा है। ये सब इंडिकेट करता है कि शाओचिंग के अगेंस्ट एनवायरनमेंट ऑलरेडी हॉस्टाइल है। फिर भी शाओफोंग अपने हेंचमैन को कॉल करता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि ज्यादा लोग इकट्ठा करें और बेस्ट गियर के साथ एक एरोगेंट स्टूडेंट को सबक सिखाएं। वापस प्रोटैगनिस्ट की साइड पर फोकस शिफ्ट होता है, जो गॉब्लिन अंडरग्राउंड डंजन के एंट्रेंस पर खड़ा है।
ये डंजन करंट स्टेज का सबसे चैलेंजिंग माना जाता है क्योंकि इसका ड्यूरेशन लॉन्ग है और डिमांड्स एक्सट्रीमली हाई हैं। इसलिए इवन प्रोफेशनल टैलेंट्स भी यहाँ आने से अवॉइड करते हैं। लेकिन प्रोटैगनिस्ट के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यहाँ सुपीरियर गोल्डन चेस्ट्स मिल सकते हैं और उसके लकी बफ के साथ प्लैटिनम ग्रेड लोअर चेस्ट ओपन करना और 10 से ज्यादा एट्रीब्यूट पॉइंट्स गेन करना कंपैरेटिवली इजी हो सकता है। जैसे ही वो गॉब्लिन सोल्जर का सामना करता है, टाइमर स्टार्ट हो जाता है और इस बार उसका प्राइमरी गोल सिर्फ क्लियर करना नहीं बल्कि अपनी स्पीड किल टेक्निक को टेस्ट करना है। ट्रिपल एस रेटिंग के लिए कंडीशंस काफी स्ट्रिक्ट है, जैसे सीक्रेट रियम बॉस को डिफीट करना और सब मॉन्स्टर्स को बिना किसी स्पेशल आइटम के एलिमिनेट करना। लेकिन 2 यूनिक कंडीशंस भी हैं। पहली, हर फ्लोर को 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करना और दूसरी, गॉब्लिन किंग को डिफीट करना, जबकि साइमल्टेनियसली गॉब्लिन्स के अटैक्स एंड्योर करने पड़ेंगे। सिर्फ 5 सेकंड्स में गॉब्लिन्स एंट्रेंस पर गैदर हो जाते हैं, जो प्रेशर क्रिएट करता है। 30 सेकंड्स के अंदर प्रोटैगनिस्ट गॉब्लिन सोल्जर को स्पीड किल कर देता है, जो उसकी एफिशिएंसी दिखाता है। 2 मिनट 5 सेकंड पर वो फर्स्ट फ्लोर के डेप्थ्स में पहुंचकर गॉब्लिन कैप्टन का सामना करता है, एग्जैक्टली जैसे उसने प्रिडिक्ट किया था। गेट तक पहुंचते ही वो अपनी हीलिंग स्किल यूज करता है और 4 मिनट के अंदर फर्स्ट फ्लोर क्लियर कर देता है। उसकी डिवाइन हीलिंग स्किल लेवल अप होकर लेवल 2 हो जाती है और सेकंड फ्लोर का ब्रॉन्ज डोर ओपन हो जाता है। ये क्लियर इंडिकेटर है कि उसका मॉन्स्टर पुलिंग रूट का प्लान वर्केबल है और डैमेज कम होने के बावजूद उसके पास एक्स्ट्रा 5 मिनट का बफर है। वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर को रिलेटिवली इजीली क्लियर करता हुआ फाइनल 5th फ्लोर पर पहुंचता है, जहां टेलीपोर्ट होकर गॉब्लिन पैलेस में एंटर करता है। यहां गॉब्लिन किंग अपने थ्रोन पर बैठा हुआ उसके इंट्रूजन से अनॉयड होता है। प्रोटैगनिस्ट भी थोड़ा सरप्राइज्ड होता है क्योंकि उसे बिना किसी अंडरलिंग्स के डायरेक्टली बॉस फेस करना पड़ रहा है। फाइट स्टार्ट होते ही गॉब्लिन किंग एक वाइड एरिया स्किल अर्थक्वेक स्प्लिट यूज करता है, जो बैटलफील्ड को शेक कर देता है। प्रोटैगनिस्ट क्विकली रियलाइज करता है कि सिर्फ एजिलिटी काफी नहीं होगी और वो साइड डॉज का प्लान बनाता है ताकि इंपैक्ट जोन से बचा जा सके। लैंडिंग के बाद वो ग्राउंड पर लाई डाउन करता है ताकि स्वीपिंग शॉक वेव्स का डैमेज मिनिमाइज हो, लेकिन फिर वो एक एडवांस्ड मूव एग्जीक्यूट करता है जहां वो अर्थक्वेक स्प्लिट और स्पीयर थ्रस्ट के डैमेज को रिवर्स कर देता है। इससे उसे हेल्थ गेन होती है और वो रेंज शॉक वेव को भी रिवर्स करके एडवांटेज ले लेता है। इमीडिएटली काउंटर अटैक करके गॉब्लिन किंग को 200 डैमेज देता है, जो एक स्ट्रॉन्ग हिट है। सीन कंटिन्यू होता है एक इनसेन पावर शिफ्ट के साथ, जब हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी रिवर्स स्किल एक्टिवेट करता है और इंस्टेंटली 200 हेल्थ रिकवर कर लेता है, जो सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि डोमिनेंस का सिग्नल है। और इसी के साथ उसकी अटैक पावर भी 40 पॉइंट से बूस्ट हो जाती है। मतलब अब वो सिर्फ डिफेंड नहीं कर रहा बल्कि अग्रेसिवली काउंटर करने के मोड में आ चुका है। गॉब्लिन किंग तुरंत एक और स्किल यूज करता है, लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि उसका कोई भी अटैक प्रोटैगनिस्ट पर इफेक्ट नहीं डाल रहा, तब उसका माइंडसेट कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है और वो फ्रेंजी मोड में चला जाता है। अपने आप को कन्विंस करता है कि उसने ओपोनेंट की वीकनेस समझ ली है। यहाँ एक्चुअली उसकी फ्रस्ट्रेशन उसकी जजमेंट को डिस्टॉर्ट कर रही होती है। गॉब्लिन किंग अपने सारे मिनियंस को समन करता है और हमारा हीरो इस नाइटमेयर लेवल बॉस की शेयर कमांडिंग पावर देखकर जेन्युइनली इम्प्रेस्ड होता है। लेकिन फिर भी वो अपना अल्टीमेट मूव इमीडिएटली यूज नहीं करता क्योंकि वो परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहा है। गॉब्लिन किंग अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि बिना किसी स्किल के डायरेक्ट फिजिकल अटैक्स करें, क्योंकि उसे लगता है कि सिर्फ स्किल्स ही इनइफेक्टिव है। गॉब्लिन सोल्जर्स अग्रेसिवली चार्ज करते हैं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उनकी हर अटैक को डॉज करता है और जो थोड़े बहुत हिट्स लैंड भी होते हैं वो एक्चुअली उसके लिए एडवांटेज बन जाते हैं थैंक्स टू हिज रिवर्स मैकेनिक्स। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी बन जाता है जहां गॉब्लिन किंग का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन कंटिन्यूअसली बढ़ता रहता है, स्पेशली जब वो देखता है कि उसका अपोनेंट बिना डैमेज लिए अटैक्स अब्सॉर्व कर रहा है और उसकी आंखों में एक काम कॉन्फिडेंस है जो उसे इंसल्ट जैसा फील होता है। फिर हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी रिवर्सल स्किल का यूज करके डायरेक्टली गॉब्लिन किंग की हेल्थ को ड्रेन करना स्टार्ट करता है। इस पर गॉब्लिन किंग और भी फ्यूरियस हो जाता है और एक ईगो ड्रिवन मूव लेता है। वो प्रोटैगनिस्ट को फेयर ड्यूएल के लिए चैलेंज करता है। यहां से फाइट का टोन शिफ्ट होता है क्योंकि अब ये एक डायरेक्ट 1-on-1 शोडाउन बनने वाला है। प्रोटैगनिस्ट कामली रुकता है, टर्न लेता है और फाइट एक्सेप्ट करता है। जैसे ही वो अपना स्टाफ नीचे रखता है और अपनी एनर्जी समन करता है, गॉब्लिन किंग लिटरली शॉक हो जाता है क्योंकि उसके हाथों में एक डिमोनिक गॉड लेवल पावर मैनिफेस्ट होती है। और फिर एक सिनेमैटिक मोमेंट आता है जहां वो पावर आसमान से बरसती है, पूरे पैलेस के हर कोने में स्प्रेड होती है और इंस्टेंटली सब गॉब्लिन्स को वाइप आउट कर देती है। गॉब्लिन किंग की हेल्थ सीधा 1% तक गिर जाती है और उसकी फाइटिंग स्पिरिट कंप्लीटली कोलैप्स हो जाती है। प्रोटैगनिस्ट बिना टाइम वेस्ट किए अपनी रिवर्स हीलिंग प्लंडरिंग इफेक्ट यूज करता है और गॉब्लिन किंग को फिनिश कर देता है।
इस विक्ट्री के बाद लिनियर को 5000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं और वो लेवल 7 तक अपग्रेड हो जाता है। उसे ट्रिपल एस रेटिंग मिलती है जो हाईएस्ट अचीवमेंट है, और बाई के लक बफ की वजह से गोल्ड लेवल चेस्ट अपग्रेड होकर प्लैटिनम चेस्ट बन जाता है। प्रोटैगनिस्ट इस लक स्किल से क्लियरली इंप्रेस्ड होता है क्योंकि ये उसकी प्रोग्रेशन को मैसिवली एक्सेलरेट कर रहा है। डंजन का रिमेनिंग ड्यूरेशन अलाउ करता है कि वो इस इंस्टेंस को एक और बार रन करे। जब वो चेस्ट ओपन करता है तो उसे मल्टीपल हाई टियर आइटम्स मिलते हैं और रिवॉर्ड्स देखकर वो जेन्युइनली सैटिस्फाइड होता है। स्पेशली स्टेलर रेडियंस नाम का स्किल जो एक लार्ज एरिया प्रोवाइड करता है ग्रुप हीलिंग और डैमेज रिडक्शन के लिए। लेकिन जब इसके इफेक्ट्स रिवर्स होते हैं तो इसका मतलब होता है मैसिव डैमेज आउटपुट, वाइड रेंज अटैक और अपोनेंट के डैमेज रिडक्शन को भी नेगेट करना। यानी अब ये स्किल एक लीडल ऑफेंसिव टूल बन चुका है जो किसी भी मॉन्स्टर को क्विकली एलिमिनेट कर सकता है। प्रोटैगनिस्ट एक्साइटमेंट में चीयर करता है और इस नए स्ट्रेटेजिक ग्रुप स्किल को इमीडिएटली लर्न कर लेता है, जबकि होली लाइट स्किल को वो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देता है क्योंकि वो उतना इंप्रेसिव नहीं लगता। फिर वो अपने 15 एट्रीब्यूट पॉइंट्स डायरेक्टली इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट करता है, जिससे उसके स्टैट्स में एक सिग्निफिकेंट लीप आता है। जैसे ही लिनिया पोर्टल से बाहर आता है उसे मूमू पकड़ लेती है। वो इनिशियली डम बैक करने की कोशिश करता है लेकिन फाइनली एडमिट कर लेता है कि उसने नाइटमेयर लेवल डंजन क्लियर कर लिया है। मूमू बताती है कि उसे भी सडनली ये डंजन ट्राई करने का आइडिया आया था। जब दोनों पोर्टल के बाहर खड़े होते हैं तब शियाओ उन्हें फाइनली ट्रैक कर लेता है और अपने अंडरलिंग को बोलता है कि हमारा हीरो पिटाई के लिए रेडी है। लेकिन अंडरलिंग डर के मारे रिफ्यूज कर देता है क्योंकि वो प्रोटैगनिस्ट की पावर से ऑलरेडी इंटिमिडेट हो चुका है। इस पर शियाओ खुद हैंडल करने का डिसीजन लेता है। मीनवाइल प्रोटैगनिस्ट अपने लूट को मोनेटाइज करने का प्लान एग्जीक्यूट करता है और होली लाइट स्किल बुक, सैंडस्टॉर्म बो और नाइटमेयर डंजन का एस रैंक गाइड सेल पर डाल देता है। यूजर्स उसकी एबिलिटी देखकर लिटरली ड्रूल करने लगते हैं और फोरम्स पर स्पेकुलेशन स्टार्ट हो जाता है कि ग्रेट स्वॉर्ड सेलर, सोलो डंजन क्लियरर और ट्रिपल एस अचीवर सब एक ही इंसान है। लेकिन आयरनी ये है कि लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स को ट्रोल करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लिन इतना पावरफुल हो ही नहीं सकता। गाइड सेल होना स्टार्ट होता है और लिन को ऑफर्स मिलते हैं जैसे होली लाइट स्किल बुक के लिए 100,000 कॉइन्स और सैंडस्टॉर्म बो के लिए 150 कॉइन्स। टोटल मिलाकर उसे 500 अलायंस कॉइन्स मिलते हैं जो उसकी एक्सपेक्टेशन से कम है। प्रोटैगनिस्ट एनालाइज करता है कि शायद उसके गाइड में गॉब्लिन किंग का फ्लॉलेस क्लियरेंस इंक्लूड नहीं है, इसीलिए डिमांड कम है। लेकिन वो समझता है कि इवन अगर वो परफेक्ट गाइड बना भी दे तो कोई उसे रियलिस्टिकली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। फिर भी नाइटमेयर डंजन का लूट उसके इक्विपमेंट को अपग्रेड कर रहा है और मनी उसके लिए सेकेंडरी प्रायोरिटी है। लक बफ के 15 घंटे अभी भी बाकी हैं, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि थोड़ा रेस्ट ले, एनर्जी रिचार्ज करे और नेक्स्ट डंजन के लिए प्रिपेयर करे। जब वो कैजुअल वॉक पर निकलता है तब एक कार उसके पास आकर रुकती है और अंदर शियाओंग बैठा होता है। प्रोटैगनिस्ट उसे लास्ट इंसिडेंट याद दिलाता है, लेकिन सिचुएशन एस्केलेट तब होती है जब अंडरलिंग उसकी फैमिली को थ्रेटन करता है। ये लाइन क्रॉस करने जैसा है और प्रोटैगनिस्ट तुरंत सीरियस हो जाता है और डुअल एक्सेप्ट करता है कंडीशन के साथ कि बाद में कोई रोना धोना नहीं करेगा। शियांग अपने अंडरलिंग पर गुस्सा करता है और उसे इंटरफेयर ना करने के लिए बोलता है। वो अपने एक्सपेंसिव गियर पर ओवर कॉन्फिडेंट है लेकिन सीक्रेटली अपने अंडरलिंग को ओरिजिनल प्लान एग्जीक्यूट करने को बोल देता है। प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि शियाओ फांग ने बैकअप अरेंज किया हुआ है। फिर भी वो कामली कार में बैठता है और ओपोनेंट को जल्दी फाइट स्टार्ट करने के लिए पुश करता है। शियाओ फांग थ्रेटन करता है कि वो उसे कुत्ते की तरह रेंगाएगा, लेकिन लिनिया का इंटेंट क्लियर है, वो उसे रिग्रेट करवाना चाहता है कि वो जिंदा क्यों है। शियाओ फांग उसे जंगल एरिया में ले जाता है जहां ऑलरेडी मल्टीपल लोग प्रेजेंट होते हैं। प्रोटैगनिस्ट उनकी नंबर्स देखकर इंप्रेस्ड होता है और कैजुअली पूछता है कि 1-on-1 फाइट चाहिए या ग्रुप फाइट। शियाओ ईगो में आकर 1-on-1 डिक्लेयर करता है और अपनी डायमंड लेवल शैडो स्वॉर्ड निकालता है, लेकिन जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है सब फाइटर्स एक साथ चार्ज कर देते हैं, जो क्लियरली एक सेटअप था। प्रोटैगनिस्ट तुरंत अपना स्टाफ समन करता है और एक एजाई लीप बैक लेता है, जिससे अंडरलिंग्स उसकी स्पीड देखकर शॉक हो जाते हैं। वो उन्हें कंटिन्यूसली गाइड करता है और बैटलफील्ड कंट्रोल मेंटेन करता है। शियाहू का एक अंडरलिंग असॉल्ट स्लैश यूज करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट अपना रिवर्स डेस्टिनी टैलेंट एक्टिवेट करता है। अंडरलिंग उस पर हंसने लगता है, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट वो खुद ब्लड कॉफ करने लगता है और शॉक हो जाता है कि बिना अटैक के उसका गोल्डन टीयर आर्मर ब्रीच हो गया है। वो खुद को संभाल कर सोचता है कि ओपोनेंट सिर्फ एक ऑर्डिनरी प्रीस्ट है और अपने फ्रेंड्स को एक साथ अटैक करने के लिए बुलाता है। सब फाइटर्स प्रोटैगनिस्ट को सराउंड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ गेम कंप्लीटली फ्लिप होता है जब लिनिया अपनी रिवर्स ऑल स्टार डिवाइन ब्रिलियंस एक्टिवेट करता है। इंस्टेंटली चेंज समन होती हैं और सबको बाइंड कर देती हैं। एक ही शॉट में सब अंडरलिंग्स इमोबिलाइज हो जाते हैं और वो समझ नहीं पाते कि क्या हुआ।
इसी मोमेंट पर शिया फांग अपनी डायमंड लेवल आर्मर का शो ऑफ करता है, जो उसने मिलियंस देकर ऑक्शन से खरीदा था। ये आर्मर सेट उसके सारे एट्रीब्यूट्स को 100 तक एनहांस करता है और एक अंडरलिंक शॉक में रिवील करता है कि ये हुआंग ग्रुप का सोल एयरवेयर आर्मर है, जो चाइना के टॉप टियर ऑक्शन से परचेज किया गया था, जो अपकमिंग क्लैश को और भी हाई स्टेक्स बना देता है। शायोंग अपने ओपोनेंट को थ्रेटन करता है कि वो उसे घुटनों पर ला देगा, और जब वो अपनी शाइनिंग डायमंड टियर आर्मर पहनकर खड़ा होता है तो उसे फुल कॉन्फिडेंस होता है कि लाइनियर उसे देखकर डर जाएगा। लेकिन यहाँ हमारा प्रोटैगनिस्ट एक डीप इनसाइट ड्रॉप करता है जब वो कामली बोलता है कि चाहे गियर कितना भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो, इंसान की अंदर की वीकनेस कभी हाइड नहीं होती। ये लाइन सिर्फ टॉन्ट नहीं बल्कि एक मेंटल ब्रेकडाउन ट्रिगर करने वाला स्टेटमेंट है। शायोंग तुरंत फ्यूरियस हो जाता है और बिना सोचे समझे अपने अपोनेंट की तरफ चार्ज करता है, लेकिन उसका पूरा मोमेंटम तब ब्रेक हो जाता है जब हमारा हीरो एक सडन लीप के साथ हवा में उड़ जाता है। इतनी स्पीड और कंट्रोल देखकर शायोंग के अंडरलिंग्स के शॉक हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि कैसे कुछ ही मोमेंट्स पहले उन सब फाइटर्स को एक ही मूव में डिफीट कर दिया गया और इतना इंसेन डैमेज कैसे पॉसिबल है। उनके पर्सपेक्टिव से तो ये अपोनेंट अब ह्यूमन लगता ही नहीं बल्कि कोई डेमोनिक टाइड से आया हुआ एंटिटी फील होता है। मीनवाइल शायो खुद सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करता है और कंक्लूड करता है कि लाइनियर ने शायद अपने सारे पॉइंट्स एजिलिटी में डाल दिए हैं। वो अपने एक्सपेंसिव गियर पर बोस्ट करता है और बिलीव करता है कि एक ही स्ट्राइक में फाइट खत्म कर देगा। लेकिन प्रोटैगनिस्ट उससे ब्लंटली बोल देता है कि उसके बेस एट्रीब्यूट्स ही इतने लो हैं कि गियर उसे बचा नहीं सकता। शायो ने एक पावरफुल स्विंग लेता है, लेकिन हमारा हीरो एफर्टलेसली डॉज करता है और फिर अपनी टर्न लेता है। और यहाँ एक शॉकिंग मोमेंट आता है जब सिर्फ एक अटैक से वो 1000 डैमेज डील करता है और शायो का आर्मर, शर्ट और पूरा डायमंड ग्रेड सेट लिटरली डिस्ट्रॉय हो जाता है। शायो फैंग डिसबिलीफ में चला जाता है कि उसका इतना कॉस्टली गियर इतना इजीली ब्रेक हो गया। पैनिक मोड में वो अपने कॉम्बो स्किल्स यूज करता है, जैसे स्लैश चार्ज, ट्रिपल स्लैश और स्वीप थ्रू 1000 ट्रूप्स। लेकिन प्रोटैगनिस्ट हर एक अटैक को डॉज कर देता है जैसे वो उन्हें प्रिडिक्ट कर रहा हो। जब शायो वापस खड़े होने की कोशिश करता है तब अचानक से वो डैमेज लेना स्टार्ट कर देता है बिना किसी विजिबल हिट के। वो पेन में फ्लोर पर रोल करता है और यहाँ प्रोटैगनिस्ट एक ट्विस्टेड कंट्रोल शो करता है। वो उसे हील कर देता है सिर्फ इसीलिए ताकि फाइट कंटिन्यू रहे। लाइनिया कामली एक्सप्लेन करता है कि उसके अटैक्स इजीली उसके आर्मर को ब्रेक कर सकते हैं और फिर एक डील ऑफर करता है कि अगर वो अपना डायमंड गियर दे दे और प्रॉमिस करे कि दोबारा ट्रबल क्रिएट नहीं करेगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन शायोएंग का ईगो उसे मना करने देता है और तुरंत वो फिर डैमेज लेना स्टार्ट कर देता है। गुस्से में आकर वो अपना अल्टीमेट मूव यूज करने का डिसीजन लेता है, जबकि प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल फियर शो नहीं करता और ग्राउंड पर बैठ जाता है जैसे उसे कोई थ्रेट ही नहीं लग रहा। नेक्स्ट मोमेंट शायो के बोन्स ब्रेक होने लगते हैं, जो एक हॉरिफाइंग सीन क्रिएट करता है। प्रोटैगनिस्ट फिर से खड़ा होता है और उसे हील करता है, लेकिन शायो फिर अपने रिच फादर का नाम लेकर थ्रेटन करता है, जो हमारे हीरो के लिए रेड लाइन क्रॉस करने जैसा है। वो तुरंत उसकी हेल्थ दोबारा ड्रेन करता है, फिर हील करता है और फिर ड्रेन करता है। ये कैलकुलेटेड टॉर्चर बन जाता है जहां वो सिर्फ जीतना नहीं बल्कि लेसन देना चाहता है। अंडरलिंग्स ये सब देखकर कंप्लीटली टेरिफाइड हो जाते हैं और रियलाइज करते हैं कि उनका बॉस कभी भी मर सकता है। इसी बीच एक कैमरा पूरी फाइट रिकॉर्ड कर रहा होता है और लाइव स्ट्रीम में लोग ट्यून इन करना स्टार्ट कर देते हैं। कमेंट्स फ्लड होने लगते हैं जहां लोग डिस्कस करते हैं कि आज टाउन में क्या नया ड्रामा चल रहा है। जैसे जैसे व्यूअर्स बढ़ते हैं वो शायो फैंग जैसे वेल नोन सेकेंड जनरेशन फिगर को पहचान लेते हैं और क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये फाइट सीक्रेटली होनी थी। जब लाइव स्ट्रीम में प्रोटैगनिस्ट के नए स्किल्स दिखते हैं तो एक्साइटमेंट और हाइप बढ़ जाता है और लोग वंडर करते हैं कि शायो ने इतनी हिम्मत कैसे की ऐसे ओपोनेंट के अगेंस्ट खड़े होने की। लेकिन फिर नैरेटिव शिफ्ट होता है जब शायो फैंग पब्लिक में गालियां देना स्टार्ट कर देता है और उसका एटीट्यूड एक्सपोज हो जाता है। व्यूवर्स उसे क्रिटिसाइज करने लगते हैं और कहते हैं कि उसके स्टेटस के हिसाब से उसका बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है। जब लाइनी अपनी मेज एबिलिटीज यूज करता है तो ऑडियंस का फोकस कंप्लीटली उस पर शिफ्ट हो जाता है। लोग उसकी एबिलिटी को प्रेज करते हैं कि वो साइमल्टेनियसली हील भी कर रहा है और डैमेज भी डील कर रहा है, जो एक प्रीस्ट के लिए एक्सट्रीमली रेयर है। स्ट्रीम में उसका फेस क्लियरली कैप्चर होता है और लोग उसे रिकॉग्नाइज करने लगते हैं। पूछते हैं कि क्या वो जैंग सिटी के प्रोफेशनल एकेडमी से है, और कुछ लोग रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट को याद करते हुए बोलते हैं कि शायो फैंग की किस्मत सच में खराब है। दो कमेंटेटर्स कंफर्म करते हैं कि वो लाइनिया को स्कूल से जानते हैं और वो पहला इंसान था जिसने सोलो डंजन क्लियर किया था, जो इस थियोरी को स्ट्रेंथन करता है कि उसने एक टॉप टियर टैलेंट अवेकन किया है। व्यूवर्स उसके पास डंजन रिकॉर्ड्स डिग करते हैं और उसके एसएस ग्रेडेड आइटम्स की इन्वेंट्री पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उसकी ट्रांजैक्शंस के फोटोज और भी हाइप क्रिएट करते हैं। बाई ट्राई करती है ऑडियंस का फोकस शिफ्ट करने की, लेकिन लोग अब एक नए पॉसिबिलिटी पर फिक्स हो चुके हैं कि प्रीस्ट्स भी हाई डैमेज मेटा में आ सकते हैं।
फैन क्लब्स फॉर्म होने लगते हैं और लोग ओपनली लाइनिया को सपोर्ट करते हैं। साथ ही शाओवांग को क्रिटिसाइज करते हैं और अक्यूज करते हैं कि वो एरोगेंट बिहेवियर सिर्फ अटेंशन और विमेन अट्रैक्ट करने के लिए करता है। लोग कहते हैं कि वो कॉमन लोगों को नीचा समझता है और एक मैसिव कॉर्पोरेशन का एल्डेस्ट सन होने के लायक बिहेवियर नहीं दिखा रहा। बात एस्केलेट होकर वो उसे नेपो बेबी लेबल तक पहुंच जाती है और फिर व्यूअर्स उसके फादर टियानी हुआंग को टारगेट करना स्टार्ट करते हैं, अक्यूज करते हुए कि वो हमेशा अपने बेटे को कवर करता है। सिचुएशन इतनी एस्केलेट हो जाती है कि लोग हुआंग कॉर्पोरेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं और कंपनी को गार्बेज बोलते हैं। रिजल्ट ये होता है कि कॉर्पोरेशन के स्टॉक प्राइसेस गिरने लगते हैं। मीनवाइल मोमो ये लाइव स्ट्रीम अपने पेरेंट्स को दिखाती है और इंसिस्ट करती है कि शाओवांग को लेसन सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उसकी मदर रिफ्यूज करती है और कामली एक्सप्लेन करती है कि शाओवांग की पर्सनालिटी ऑलरेडी ट्विस्टेड है और लाइफ खुद उसे कॉन्सिक्वेंसेस सिखा देगी। जब मोमो आर्ग्यू करती है तो उसकी मदर वार्न करती है कि इंटरवीन करना उन्हें भी उतना ही बुरा दिखा सकता है जितना शाओवांग है, और वो रिएश्योर करती है कि लाइनिया खुद इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। दूसरी तरफ प्रोफेशनल अलायंस का हेड डिस्कस करता है कि क्या लाइनिया ऑफिशियली प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर हुआ है या नहीं, और कमेंट करता है कि उसका टैलेंट इतना पावरफुल है कि वो इजीली लेजेंडरी रैंक तक पहुंच सकता है। वो रिग्रेट करता है कि इतना रेयर जीनियस एक प्रीस्ट रोल में वेस्ट हो रहा है और सजेस्ट करता है कि उसे डायरेक्टली अलायंस के अंडर काम करना चाहिए। बाकी मेंबर्स भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन डिस्कशन जल्द ही शाओवांग के फादर पर शिफ्ट हो जाता है, जहां उनसे पूछा जाता है कि वो अपने रेकलेस भेते के बारे में क्या एक्शन लेंगे। चेयरमैन हुआंग अश्योर करता है कि वो कॉम्पनसेशन फाइनलाइज कर चुका है और शाओफैंग की तरफ से अपॉलॉजी दे चुका है और प्रॉमिस करता है कि वो मैटर को सीरियसली हैंडल करेगा। फाइनली बैटलफील्ड पर वापस आते हैं, जहां शाओ के फादर द्वारा भेजा गया बंदा अराइव करता है और लाइनिया से रिक्वेस्ट करता है कि वो थोड़ी मर्सी दिखाए, लेकिन इस डेस्परेट सिचुएशन में शाओपैंग खुद हंसने लगता है और कहता है कि उसका फादर ही उसे मार डालेगा, जो क्लियरली उसके मेंटल ब्रेकडाउन का पीक मोमेंट है। लिन डायरेक्टली असिस्टेंट से पूछता है कि क्या चेयरमैन उस पर प्रेशर डाल रहा है, और वो सीधा बोल देता है कि अगर चेयरमैन को बात करनी है तो खुद सामने आए। ये लाइन उसकी कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी को क्लियरली एस्टैब्लिश करती है। असिस्टेंट तुरंत क्लैरिफाई करता है कि चेयरमैन ने उसे सिर्फ कॉम्पेंसेशन ऑफर करने और शाओजिंग की तरफ से अपॉलॉजी देने के लिए भेजा है। ये सुनकर शाओपेंग डिसबिलीफ में चिल्लाता है, जबकि लिन कामली अपने ऑप्शंस इवैल्यूएट करता है। कुछ मोमेंट्स बाद लिन का डायरेक्ट कॉल कनेक्ट होता है चेयरमैन हंग से, जो फिर से अपॉलॉजी रिपीट करता है। लिन कैजुअली बोलता है कि ठीक है, लेकिन चेयरमैन यहाँ एक स्ट्रैटेजिक मूव लेता है और कहता है कि वो लिन के सारे लॉसेस कॉम्पेंसेट करेगा जो भी उसकी कैपेबिलिटी में हो, और रिक्वेस्ट करता है कि लिन शाओजांग को उनके हवाले कर दे ताकि वो उसे प्रॉपर्ली डिसिप्लिन कर सके। यहाँ लिन को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखती है और वो तुरंत एक इनसेन डिमांड रख देता है। 3 अनरिस्ट्रिक्टेड डायमंड इक्विपमेंट सेट्स, एक प्रीस्ट प्रीसेट, एक मेज सेट और एक सोल्जर सेट, प्लस 5 मिलियन अलायंस कॉइन्स, और फिर सीधा पूछता है कि क्या चेयरमैन इतनी कॉम्पनसेशन हैंडल कर सकता है। दूसरी तरफ चेयरमैन एकदम साइलेंट हो जाता है, शॉक में। उसे लगता है ये रिक्वेस्ट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि पूरे कंट्री में सर्च करने पर भी 3 अनरिस्ट्रिक्टेड डायमंड सेट्स मिलना मुश्किल है। थोड़ी देर के साइलेंट पैनिक के बाद वो बोलता है कि उसे कुछ दिन लगेंगे ये सेट्स अरेंज करने के लिए, क्योंकि उसके करंट स्टॉक चैनल्स में अवेलेबल नहीं है, और अगर फिर भी ना मिले तो वो पर्सनली स्पेशल डंजन्स फार्म करके ये सेट्स कलेक्ट करेगा, और अलायंस भी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी प्रोसेस को फास्ट करने के लिए। इसी बीच चेयरमैन को कुछ अजीब लगता है, क्योंकि उसका बेटा अननोइंगली पर्सनल जेट से सब एक्सपोज कर रहा होता है। वो अपने ग्लासेस एडजस्ट करता है और डिटेक्शन लेंस से कैमरा सोर्स लोकेट करता है। असिस्टेंट आगे बढ़कर लाइव स्ट्रीम ऑडियंस को एड्रेस करता है और बोलता है कि मैटर सेटल हो चुका है, अपॉलॉजी हो चुकी है और कॉम्पनसेशन प्लान डिसाइड हो गया है। मीनवाइल लिन इंटरनली एनालाइज करता है कि प्रोफेशनल अलायंस ने अचानक उस पर नोटिस लेना स्टार्ट कर दिया है, और वो वंडर करता है कि क्या उन्हें उसके स्पेशल टैलेंट्स का ऑलरेडी पता चल गया है। चेयरमैन कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करता है और एक और टेम्पटिंग ऑफर देता है, जैंग सिटी के आसपास के सारे सीक्रेट डंजन्स का एक्सेस। वो बताता है कि टोटल 50 डंजन्स हैं, जिनमें से कुछ रेयर डंजन्स फैक्शन कॉन्फ्लिक्ट से भरे हुए हैं, जहां सिर्फ बोल्ड प्रोफेशनल्स ही एंटर करते हैं। लिन कामली रिप्लाई करता है कि 1 महीना उसके लिए काफी है उन सब डंजन्स को क्लियर करने के लिए। चेयरमैन थोड़ा हेजिटेट करता है और पूछता है कि क्या ये रियलिस्टिक है एक न्यू प्रोफेशनल के लिए, लेकिन वो अपना असली इंटेंशन रिवील नहीं करता कि वो फ्यूचर में लिन के टीममेट्स को भी ट्रीट करके एक डीपर कनेक्शन बिल्ड करना चाहता है। वो कैजुअली सजेस्ट करता है कि लिन अपनी टीम को भी साथ लाए फ्यूचर में। लिन एग्री करता है और कहता है कि वो प्रोफेशनल फोरम के र्यूमर सेटल करेगा और एक्सचेंज में उनके डिनर का लाइव स्ट्रीम करेगा। चेयरमैन उसकी स्मार्ट थिंकिंग की तारीफ करता है और कॉल एंड हो जाता है। लिन असिस्टेंट को फोन वापस दे देता है और बोलता है कि वो हुआंग को छोड़ देगा, क्योंकि उसने सिंसियरली अपॉलॉजी दी है।
असिस्टेंट एक्सप्लेन करता है कि प्रोफेशनल वर्ल्ड का एनवायरनमेंट हार्श होता है और प्रेशर लोगों को एक्सट्रीम्स तक पुश कर देता है। नेक्स्ट डे तीनों एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं जहाँ एलीट लेवल सर्विस होती है और वर्ल्ड क्लास शेफ्स अवेलेबल होते हैं। हर टेबल को डेडिकेटेड सर्विस स्टाफ मिलता है जो एक्सपीरियंस को प्रीमियल बनाता है। मोमो थोड़ा कंसर्न होकर लिन को वार्न करती है कि अपॉलॉजी के बाद भी कॉशियस रहना चाहिए, लेकिन लिन उसे रीअश्योर करता है कि चेयरमैन जेन्युइन लग रहा था और वो उसमें लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का पोटेंशियल देख रहा है। जब वो अपना प्राइवेट सर्विस रूम में एंटर करते हैं तो चेयरमैन हुआंग खुद उन्हें वेलकम करता है और उन्हें बैठने के लिए कहता है। वो फिर से अपॉलॉजी देता है और एडमिट करता है कि उसकी गलती है कि उसने श्याओ ज़ैंग को प्रॉपर्ली रेज नहीं किया, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर इतना डिसग्रेसफुल हो गया है। मूमू और बाईजी दोनों शॉक्ड हो जाती हैं कि इतना पावरफुल चेयरमैन इतना हम्बल कैसे हो सकता है जबकि उसका बेटा इतना एरोगेंट है। मीनवाइल लिन इंटरनली रियलाइज करता है कि चेयरमैन अपने यूजलेस बेटे के लिए इतना झुकने को तैयार है। वो हैंडशेक करता है और बोलता है कि पास्ट को भूल जाते हैं और वो श्याओ ज़ैंग को छोड़ देगा। कुछ देर बाद चेयरमैन प्रॉमिस्ड इक्विपमेंट प्रेजेंट करता है। लिन केयरफुली इंस्पेक्ट करता है कि कहीं इसके करंट गियर के साथ कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं करते, लेकिन ये इक्विपमेंट उसकी हीलिंग को बूस्ट करते हैं, सर्वाइवेबिलिटी बढ़ाते हैं और डैमेज रेजिस्टेंस को डबल कर देते हैं। सेटिस्फाइड होकर वो नॉट करता है। बाईजी सिंसियरली कैंक करती है जबकि मोमो इंटरनली सोचती है कि इतना गियर एक रिच फैमिली के लिए नॉर्मल है और जेनरोसिटी एक्सेप्ट कर लेती है। लाइव स्ट्रीम देख रहे व्यूअर्स भी सेम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि चेयरमैन की अपॉलॉजी जेन्युइन है, वरना कोई इतना पैसा वेस्ट नहीं करता। लोग अपना स्टैंड सॉफन करते हैं और एग्री करते हैं कि इतनी कॉम्पेंसेशन के बाद श्याओ ज़ैंग को छोड़ देना फेयर है। टीम पीसफुली डिनर एंजॉय करती है और जाने से पहले चेयरमैन लिन को वार्न करता है कि बाहर रिपोर्टर्स वेट कर रहे होंगे। वो उसे नाइटमेयर डंजन लैंड ऑफ बोन्स का पास भी देता है और उन्हें लीव करने देता है। जैसे ही लिन बाहर आता है, रिपोर्टर्स उसे सराउंड कर लेते हैं और उस पर सवालों की बारिश कर देते हैं उसके टैलेंट और सोलो डंजन कैपेबिलिटीज के बारे में। लेकिन लिन बिना जवाब दिए कामली क्राउड क्रॉस करके निकल जाता है और सब रिपोर्टर्स स्टन रह जाते हैं। दूसरी तरफ शाओपैंग हॉस्पिटल बेड पर पड़ा होता है जब अचानक एक डीटी उसके ऊपर अपीयर होता है। वो इरिटेटेड टोन में पूछता है कि ये कौन है। डीटी कामली इंट्रोड्यूस करता है कि वो मावी है, अब इसका मास्टर और एक हाई रैंकिंग प्योर ब्लड डीमन जिसके पास इमेंस पावर है। लेकिन शाओपैंग उसे सीरियसली लेने के बजाय स्कॉफ करता है और इंसल्ट करता है कि उसे लगा कोई स्पेशल एंटिटी आई है, लेकिन ये तो बस कोई रैंडम डीमन निकला। वो ऐड करता है कि रिकवर होने के बाद वो खुद उसे वापस अबिस भेज देगा। डीमन अपनी आईज नैरो करता है और सोचता है कि इतनी बुरी हालत में होने के बावजूद श्याओ ज़ैंग का एटीट्यूड कितना एरोगेंट है, स्पेशली जब पूरा देश उसे एक लाफिंग स्टॉक के रूप में देख रहा है जो अपकमिंग इवेंट्स के लिए एक डार्क फोरशैडोइंग क्रिएट करता है। श्याओ पोंग अपना एक्सप्रेशन कंट्रोल में रखता है, बाहर से कंपोज्ड दिखने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अंदर से क्लियरली शेकन होता है और अपनी साइड डिफेंड करते हुए बोलता है कि जो कुछ भी हुआ वो बस एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट था, मतलब डिफीट को भी वो ईगो बचाने के लिए जस्टिफाई कर रहा है। फिर वो उल्टा सवाल करता है कि क्या वो सच में ठीक है। उसकी पब्लिक ह्यूमिलिएशन, डाउनफॉल और सबसे बड़ा ब्लो उसका अपना फादर का लिन के साथ खड़े होना और उसे डिस्ग्रेस करना, ये सब उसके अंदर के ब्रेकडाउन को रिफ्लेक्ट करता है। तब डीमन मास्टर उसके करीब झुकता है और उसे टेम्प्ट करता है कि उससे इतनी बेइज्जती एंड्योर करने की जरूरत नहीं है। वो एक डील ऑफर करता है, ऐसा पावर जो अनमैच्ड हो, जो उसे इतना स्ट्रांग बना दे कि वो सबको क्रश कर सके जिन्होंने उसे मॉक या बिट्रे किया। ये क्लासिक डार्क टेम्पटेशन है जहां पेन को पावर में कन्वर्ट करने का ऑफर दिया जा रहा है। लेकिन सरप्राइजिंगली शियाओ पोंग बिना एक सेकंड सोचे इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। वो मास्टर को जोर से पुश करता है और उसे निकल जाने को बोलता है। ये उसका ईगो और एरोगेंस दिखाता है कि वो किसी लोली बीइंग की मर्सी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इवन जब वो वीकेस्ट पोजीशन में है। डीमन के क्लॉज ट्विच करते हैं और एक मोमेंट के लिए लगता है कि वो उसे वहीं मार देगा, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है और बस वॉर्न करके चला जाता है कि अगर कभी उसका माइंड चेंज हो तो उसका नाम ले, और फिर वैनिश हो जाता है। ये क्लियर फोरशैडोइंग है कि ये डील फ्यूचर में वापस आ सकती है। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है नाइटमेयर लेवल डंजन लैंड ऑफ बोन्स के अंदर, जहां एंट्री के साथ ही प्लेयर्स एक डॉर्मेंट स्केलेटन आर्मी से सराउंड हो जाते हैं। एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली ऑप्रेसिव हो जाता है। मोमो कैजुअली लिन से पूछती है कि उसने इस वीक अपना स्पेशल टैलेंट कितनी बार यूज किया। लिन कामली रिप्लाई करता है कि सिर्फ एक बार, और बाईजी को एडवाइस करता है कि वो अपना टैलेंट रेस्ट दे क्योंकि उसने ऑलरेडी 2 बार यूज कर लिया है। ये एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स मैनेजमेंट है जो हाई लेवल गेम प्ले को शो करता है। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि उनके लिए ड्रॉप्स का इम्पैक्ट कम होगा क्योंकि सबके पास ऑलरेडी डायमंड लेवल इक्विपमेंट है, और हैंग फैमिली ने उन्हें कैटास्ट्रोफी लेवल एक्सेस भी दिया है जो उनकी पोटेंशियल को और बूस्ट करता है। लिनेया फिर क्लियर प्लान आउटलाइन करता है,
गोल है फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स गेन करना, एक प्लैटिनम वेपन सिक्योर करना और फाइनली नाइटमेयर डंजन के लिए एसएसएस ग्रेड स्ट्रैटेजी अचीव करना। मूमू कॉन्फिडेंटली एश्योर करती है कि जब वो फाइट करेगी तो वो इंटरफेयर नहीं करेगी। यहाँ ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन हाईलाइट होता है। डंजन के रूल्स एक्सप्लेन होते हैं, जहाँ एसएसएस रेटिंग के लिए फाइनल बॉस को डिफीट करना, सब अनडेड स्केलेटन्स को एलिमिनेट करना और ये सब बिना होली स्वॉर्ड यूज किए करना जरूरी है। बाईजी लॉजिकली पॉइंट आउट करती है कि अगर होली स्वॉर्ड यूज कर लें तो डिफिकल्टी काफी इजी हो सकती है, लेकिन मूमू उसे कैजुअली डिसमिस करती है क्योंकि उनका एम सिर्फ क्लियर करना नहीं बल्कि मैक्सिमाइज रिवॉर्ड और मास्टरी अचीव करना है। फाइट स्टार्ट होने से पहले लिन एक रिस्की टैक्टिक यूज करता है। वो अपने खुद के ब्लड का यूज करके स्केलेटन्स को ल्योर करता है ताकि उनका टेंशन होली स्वॉर्ड से हट जाए। ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी है क्योंकि उससे खुद डैमेज होता है। वो ब्लड कफ करता है और उसके एट्रीब्यूट्स शार्पली ड्रॉप हो जाते हैं। मूमू तुरंत उसे रिलीफ हर्ब पिल देती है ताकि पेन कम हो, लेकिन लिन फाइट कंटिन्यू रखता है और स्केलेटन्स उसके पीछे अग्रेसिवली चेस करते हैं। उसकी थियरी कंफर्म होती है कि स्केलेटन्स ड्यूटी से ज्यादा लिविंग ब्लड के सेंट से अट्रैक्ट होते हैं। बाईजी थोड़ी वरिड हो जाती है और पूछती है कि क्या उन्हें हेल्प नहीं करनी चाहिए, लेकिन मूमू फिर से ट्रस्ट शो करती है कि लिन सब हैंडल कर लेगा। इवेंचुअली लिन डंजन के एज तक पहुंचता है और अपनी हीलिंग मेथड एक्टिवेट करता है। सडन एनर्जी बर्स्ट स्केलेटन्स को शॉक कर देता है और वो रिट्रीट करने लगते हैं, लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है जब लिन रिवर्स डिवाइन डैमेज अनलीश करता है, एक हेलिश इफेक्ट जहां स्केलेटन्स के बोन्स डिटैच होने लगते हैं और उनकी बॉडीज मेल्ट होने लगती हैं जैसे कोई फॉलन हेल डिसेंड हो गया हो। इसी मोमेंट पर केव के अंदर से एक आवाज आती है जो पूछती है कि किसने उसे अवेकन किया, और वहां से प्लैटिनम रैंक अनडेड नाइट बाहर आता है अपने वेपन के साथ। उसकी प्रेजेंस ही एक बॉस लेवल थ्रेट क्रिएट करती है।